वेल कहते हैं ऊपर वाले जोड़ियां आसमानों से बनाकर भेजते हैं, जिनके साथ साथ लिखा हुआ होता है वो चाहे एक दूसरे से कितने भी दूर हों, किस्मत उन्हें किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलवा ही देती है। कभी कभी ये लोग अपने प्यार को पहचान कर उनके साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी इन लोगों को अपने प्यार को पहचानने के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाता है, जिस वजह से इन लोगों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां आती है। इन दोनों के रिश्ते में दरार भी आता है, लेकिन जब जब किस्मत में मिलना लिखा हो तो कोई भी इन्हें नहीं रोक सकता। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक दंगे फसाद से होती है जो पूरे शहर में मातम की तरह छाया हुआ होता है। तो हमारी हीरोइन फाबी इस दंगे फसाद में फंसी हुई होती है, लेकिन वो अपनी जान की फिक्र ना करके लोगों की जान बचाने में उन लोगों की हेल्प करती है कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो कि एक सोल्जर होता है और उसका नाम पैच होता है। तो पैच फा के साथ मिलकर वहाँ के लोगों की जान बचाता है, लेकिन इस चक्कर में फा की जान खतरे में आ जाती है, लेकिन पैच अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाता है और इस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। फा जब पैच को गौर से देखती है तो वो उसके सूरत पर पूरी तरह से मर मिटती है और इधर पैच को भी फा से पहली नजर का प्यार हो जाता है। तो यहाँ पर पैच फा से उसका नाम पूछता है, तो फा भी पैच से उसका नाम पूछती है। तो पैच उसे बताता है कि मेरा नाम असीरा जुथा थेप है। तो फा जैसे ही जुथा थेप टाइटल सुनती है तो उसके दिमाग में अजीब सी हलचल पैदा होने लगती है, पर वो ये बात जाहिर नहीं करती। आगे पैच फा की जान बचाकर घर वापस आता है और उसके बाद 2 साल का लीप आ जाता है। 2 साल के बाद पैच अपनी सोल्जर वाली जॉब छोड़कर अपनी फैमिली कंपनी को संभालने लगता है और वो बहुत ही हैंडसम होता है और उसे देखकर तो लड़कियों का दिल उस पर पूरी तरह से लट्टू हो जाता है। आगे फा ऑफिस जा रहा होता है कि तभी उसकी सेक्रेटरी उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने आपको पीआर की इंटरव्यू वाली फाइल आपके कार में ही रख दी है, प्लीज आप उसे चेक कर लीजिए क्योंकि आज उन सारे क्लाइंट्स का इंटरव्यू होने वाला है। तो फा जब उन सारे फाइल्स को चेक करता है तो उसमें फा भी इंटरव्यू कैंडिडेट होती है। तो पैच जैसे ही फा की फाइल देखता है तो उसे याद आता है ये तो वही लड़की है जो 2 साल पहले उससे मिली थी और जिससे उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। तो पैच फा की फाइल को देखकर बहुत ही स्माइल करता है। आगे सारे लड़कियों का इंटरव्यू होता है तो सब एक एक करके अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती है। आगे फा की बारी आती है तो सारे लोग उससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो फा बहुत ही कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से जवाब देती है। तो पेज इंटरव्यू के दौरान ही फा से पूछ लेता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो फा जैसे पेज के मुंह से ऐसी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई है, ना कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में गॉसिप करने के लिए। इधर सारे लोग भी पेज के ऐसे सवाल सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि वो इंटरव्यू के दौरान एक लड़की से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे पूछ सकता है। तो पेज किसी की भी परवाह ना करते हुए फा से पूछ ही लेता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो फा कहती है मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं सिंगल हूँ। तो पेज यहाँ पर फा से फिर से क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारा मिंगल होने का कब प्लान है। तो फा कहती है अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं है, अभी मैं अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचूंगी। तो पेज जैसे ये जानता है कि फा अभी सिंगल है, ये बात जानकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो बिना सोचे समझे फा को पीआर टीम में हायर कर लेता है। तो अनु को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती क्योंकि वो अपनी दोस्त की बेटी मीना को ये पोजीशन दिलवाना चाहती थी, लेकिन पेज उसके सारे प्लान पर पानी फेर देता है और फा को हायर कर लेता है। आगे इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो पेज फा से बात करने के लिए जाता है और कहता है हम पहले भी मिल चुके हैं, क्या तुम्हें याद है। तो फा कहती है हम पहले कब मिले हैं। तो पेज उसे पूरी बात बताता है। तो फा कहती है अच्छा वो आप थे, मैं आपको नहीं पहचान पाई क्योंकि आपका फेस थोड़ा कवरअप था। तो पेज कहता है कोई बात नहीं और पेज फा को अपने साथ चाय पीने के लिए लेकर जाता है। आगे ये दोनों आपस में ढेर सारी बातें करते हैं और यहाँ पर पेज फा पर डायरेक्टली लाइन मारने की कोशिश करता है और फा ये सब महसूस भी करती है और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है कि एक हैंडसम बंदा उसे पटाने की कोशिश कर रहा है और ये सब जानकर तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन आगे पेज फा को अपना बिजनेस कार्ड देता है और फा से उसका पर्सनल नंबर मांगता है। तो फा कहती है मेरे पास कोई फोन नहीं है और मेरे पास जो नंबर है तो मैंने रिज्यूमे ऑलरेडी डाल दिया है। तो पेज कहता है तुम्हारे पास बस वही नंबर है। तो फा कहती है हाँ, और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से पेज की बहन क्लोई उधर से गुजरती है और अपने भाई को किसी लड़की के साथ इतना हंस हंस कर बातें करते देख तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और बिना उन दोनों को डिस्टर्ब किए वो वहाँ से चली जाती है। आगे घर में पैच सोच रहा होता है कि वो फा को कॉल करे या ना करे कि तभी उधर से उसकी बहन आ जाती है और कहती है भाई आप क्या कर रहे हो। तो पैच अपनी बहन से उस फाइल को छुपाता है और कहता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, वैसे तुम आज घर पर क्या कर रही हो, तुम अपने घर नहीं जा रही। तो प्लोई कहती है आज मैं यहीं पर रुकूंगी, वैसे भाई इस फाइल में क्या है, आप मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो पेज कहता है कुछ भी नहीं है और वो बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है, पर प्लोई को तो पूरा पता होता है कि उसका भाई उससे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। अगले दिन पूरी फैमिली एक साथ डिनर कर रही होती है। तो यहाँ पर पेज की मॉम अपने बेटे को अपने रिश्तेदार की बेटी जो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त होती है उसके साथ अपने बेटे को सेट करने की कोशिश करती है, पर उसके बेटे को लिसा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो उसे अपने
अपनी छोटी बहन की तरह मानता है। तो पेज की मॉम कहती है आखिरकार लिसा में प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम्हारी वाइफ बनने के लायक है। तो पेज कहता है मैं कहाँ कह रहा हूँ मॉम की लिसा में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको रिश्तेदारी वहाँ पर जोड़नी ही है तो आप मेरी जगह पलोई का रिश्ता उनके बेटे से क्यों नहीं कर देती। उनका बेटा वीट पलोई को पसंद करता है और वो कब से इसके पीछे पड़ा हुआ है, तो आप इन दोनों का रिश्ता क्यों नहीं कर देती। तो पलोई कहती है भाई यहाँ पर आपकी बात चल रही है, इसलिए प्लीज इन सब के बीच मुझे मत घसीटिए और आप मुझे उस वीट के साथ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा लड़कियों के साथ हमेशा फ्लर्ट करता रहता है। तभी वहाँ पर उन दोनों के पापा थाना आ जाते हैं और थाना अपनी वाइफ को कहता है क्यों बच्चों पर प्रेशर डाल रही हो, बच्चों की अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अगर उन्हें ये रिश्ता नहीं पसंद तो उन पर जोर जबरदस्ती क्यों कर रही हो। तो प्राण कहती है मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही, मैं बस इतना चाहती कि हमारी रिश्तेदारी समझदारी में बदल जाए क्योंकि लिसा बहुत ही अच्छी लड़की है। आगे लिसा वीट पैच और प्लोई ऑफिस में एक साथ मिलते हैं तो यहाँ वीट फिर से प्लोई के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो प्लोई भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं होती और वो वीट को कहती है तुम थक नहीं जाते लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते करते, किसी के साथ तो सीरियस हो जाओ। तो वीट कहता है मैं तो सीरियस होना चाहता हूँ पर तुम मुझे मौका ही नहीं दे रही। तो पैच वीट को कहता है मेरी बहन को पटाना इतना आसान नहीं है। तो वीट कहता है फिर मेरी भी बहन को पटाना इतना आसान नहीं है। तो लिसा कहती है अभी आप लोगों की बात चल रही थी तो इन सब के बीच में मैं कहाँ से आ गई, और वैसे भी मेरे और पैच के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं पर हम दोनों लवर्स नहीं बन सकते क्योंकि लिसा कॉलेज के टाइम से ही किसी और से प्यार करती है जो पेच के ऑफिस में ही काम करता है और उसका नाम सरात रहता है, इसलिए लिसा को पेच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। आगे पूरी फैमिली की एक गेट टुगेदर होती है जहाँ पर राजवाड़े खानदान के सारे बेटे अपनी माँ से मिलने के लिए आए हुए होते हैं क्योंकि उनकी माँ की तबीयत खराब होती है और इसकी भी एक वजह होती है जो आपको आगे पता चलेगी। आगे सारे हैंडसम कजन एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं और यहाँ पर अपनी लव लाइफ डिस्कस करते हैं और इन सारे कजन्स में बहुत ही प्यार रहता है और सारे कजन्स बहुत हैंडसम भी होते हैं। दूसरी तरफ राजवाड़े खानदान के सारे बेटे एक साथ मिलकर अपनी पास्ट की बातों को डिस्कस करते हैं कि अगर उन्होंने पास्ट में चीजों को ठीक ढंग से किया होता तो आज चीजें इस तरह नहीं बिगड़ी हुई होती जिस तरह आज बिगड़ी हुई है। दूसरी तरफ दादी अपनी बेटी रंपा को बहुत ही मिस कर रही होती है और उसी की वजह से दादी की ऐसी हालत हो गई होती। तो दादी अपने पोतों से कहती है कि वो किसी तरह से रंपा को ढूंढ कर लाए और उनसे मिलवाए क्योंकि वो उससे माफी मांगना चाहती है। तो पेच यहाँ पर अपनी दादी से वादा करता है कि वो किसी तरह रंपा आंटी को ढूंढ कर लाएगा और उनसे मिलवा कर रहेगा और पेच इसी काम में लग जाता है और अपने सारे कजन्स को भी लगा देता है। अगले दिन फा का काम पर पहला दिन होता है तो यहाँ पर पेच फा को काम की बात समझाने के बजाय उसे प्यार वाली नजरों से घूरता ही रहता है क्योंकि फा जिस तरह स्माइल करती है उसकी स्माइल को देखकर तो उसके दिल में घंटियां बजने लगती है और उसे काम करने का भी मन नहीं करता। आगे फा अपने काम पर लग जाती है कि तभी वहाँ पर पेच आ जाता है और फा को अपने साथ एक अपार्टमेंट दिखाने के लिए लेकर जाता है ताकि वो उसकी पब्लिसिटी कर सके और ये अपार्टमेंट बहुत ही अच्छे दाम पर बिक सके। और पेच इन सब के बीच भी फा से फ्लर्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ता और बेचारी फा ये सब सुनकर तो खुशी के मारे पागल हो रही होती है। आगे पेच को जब पता चलता है कि फा को व्हाइट रोज बहुत ही पसंद है तो पेच ऑफिस में कॉल करके पूरे ऑफिस को व्हाइट रोजेस बांटता है ताकि वो इस जरिए से फा को वो फूल गिफ्ट कर सके और फा उस फूल को देखकर तो फूले नहीं समाती क्योंकि उसे पता होता है कि पेच ये सब सिर्फ उसके लिए ही कर रहा है। उसी तब थाना को अपने बेटे के चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि उसका बेटा प्यार में पड़ गया है। तो थाना अपने बेटे से पूछती है वो लड़की कौन है जिसने मेरे बेटे के दिल पर राज कर लिया है। तो पेच कहता है पापा मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि अभी मैं खुद इस बारे में श्योर नहीं हूँ। तो थाना कहता है तुम अपने पापा से छुपाओगे, बताओ बताओ कौन है। तो पेच कहता है पापा मैं आपसे छुपा नहीं रहा, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अभी मैं खुद श्योर नहीं हूँ, पहले मैं खुद सब कुछ सेटल कर लूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो थाना कहता है ठीक है तुम्हारा जब मन करे तब तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रहा। वेल थाना ये बात कह तो देता है लेकिन वो बार बार अपने बेटे को टॉन्ट मारता है और लड़की गेस करने लगता है। तो पेच कहता है पापा हमारे रिश्तेदार में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसे मैं पसंद करता हूँ, इसलिए उन सब में गेस करना बंद करो क्योंकि मैं कभी भी अपनी कजन्स में किसी से भी शादी नहीं करूंगा। दूसरी तरफ कौन अपने बेटे के कारनामों से पूरी तरह से परेशान हो गया होता है क्योंकि वीट अपनी लाइफ को सीरियसली ले ही नहीं रहा होता, बस अपने पापा के पैसों पर ऐश कर रहा होता है। तो कौन भी अपने बेटे को सुधारने के लिए अपने बेटे को धमकी देता है कि अगर तुमने 1 साल के अंदर किसी अच्छी लड़की से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तो वीट अपने पापा को कहता है पापा आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप
आप मुझे जीते जी इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? तो कौन कहता है बेटा मैं तेरा बाप हूँ, अगर तू नहीं सुधरा ना तो मैं इससे भी बहुत बुरा कर सकता हूँ। तो विट कहता है ठीक है पापा, मैं 1 साल के अंदर शादी कर लूंगा। तो कौन कहता है मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, तुम्हें मेरे साथ एग्रीमेंट करना होगा। तो बेचारे विट को अपने पापा की बात माननी पड़ती है और अपने पापा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कि अगर उसने 1 साल के अंदर किसी अच्छी लड़की से शादी नहीं की तो उसे अपने पापा के जायदाद से एक भूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आगे विट इस बारे में पैच को बताता है तो पैच कहता है तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, तुम इतनी सारी लड़कियों के साथ घूमते हो, तुम उन्हीं में से किसी अच्छी लड़की को ढूंढ कर उससे शादी कर लो। तो विट कहता है मैं उन लोगों के साथ घूमता फिरता हूँ पर मैं उनके साथ सीरियस नहीं हूँ और उनमें से कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो मेरी वाइफ बनने के लायक हो। तो पैच कहता है तुम पे लानत है, इतनी सारी लड़कियों के साथ घूमते हो और आज तक तुम्हें एक अच्छी लड़की नहीं मिली। तो विट कहता है मुझे एक अच्छी लड़की मिली है ना प्लोई, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी से शादी करूँ। तो पैच कहता है मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता और मुझे नहीं लगता कि तुम प्लोई के साथ सीरियस, और मैं अपनी बहन को इस तरह किसी जहन्नुम में नहीं धकेल सकता। तो विट कहता है तुम अपनी बहन के लिए इतने पॉजिटिव क्यों हो, मैं सच कह रहा हूँ मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, बस मुझे लिफ्ट नहीं कराती तो मैं इसलिए ये सारी पागलपंती करता हूँ उसका अटेंशन पाने के लिए, लेकिन मैं सच में उसके लिए सीरियस हूँ। तो पेच कहता है अगर तुम सच में उसके लिए सीरियस हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन प्लोई तुम्हारे साथ रिश्ता रखना चाहती है या नहीं ये उस पर डिपेंड करेगा, उसमें मैं कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा, समझ लो। तो विट कहता है थैंक यू सो मच भाई मुझ पर भरोसा करने के लिए। तो पेच कहता है मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत सलत किया तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आगे फात देर रात तक काम कर रही होती है तो पेच कहता है बहुत रात हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो फा कहती है अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं पहले उसे खत्म करूंगी उसके बाद ही घर जाऊंगी, आप घर चले जाइए मैं खुद चली जाऊंगी। तो पेच कहता है तुम इतनी रात को अकेले कैसे घर जाओगी, चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो फा कहती है क्या बॉस सारे एम्प्लॉय को खुद घर छोड़ते हैं? तो पेच कहता है नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए स्पेशल हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो फा कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर चली जाऊंगी। तो पेच कहता अगर ऐसा है तो ठीक है जल्दी घर चली जाना, और पेच ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे फा अपना सारा काम खत्म करके घर वापस आती है तो वो घर में पैच को देखती है, तो वो पैच को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो पैच को कहती है क्या सारे बॉस एम्प्लॉय के घर आकर एम्प्लॉय के घर आने का इंतजार करती है? तो पैच कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो तुम्हारी दुकान की मिठाई खाने के लिए आया था और मैं यहाँ पर हर रोज आता हूँ, अगर यकीन नहीं है तो अपनी आंटी से पूछ लो। तो फा की आंटी फा को बताती है कि तुम 2 साल यहाँ पर नहीं थी ना इसलिए तुम्हें नहीं पता, फा रोज यहाँ पर मिठाई खाने के लिए आता है। ये बात सुनकर तो फा के होश ही उड़ जाते हैं और इसी बात को लेकर दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। तो फा कहती है मैं तुमसे कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकती, मुझे आपसे आर्ग्यूमेंट में जीतने के लिए तो पूरी जिंदगी लग जाएगी। तो पेच कहता है अगर ऐसी बात है तो पूरी जिंदगी मेरे साथ रह लो। तो फा कहती है आप चाहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी आपके ऑफिस में काम करूं? तो पेच कहता है मैं पूरी जिंदगी तुम्हें अपने ऑफिस का एम्प्लॉय बनाकर नहीं रखना चाहता, बल्कि कुछ और बनाकर रखना चाहता हूँ। और यहाँ पर पेच फिर फा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। आगे पेच वहाँ से जाने लगता है तो वो फा को कहता है क्या सच में तुम्हारे पास कोई फोन या पेजर नहीं है जिससे हम दोनों राब्ते में रह सके? तो फा कहती है सच में मेरे पास कोई भी फोन और पेजर नहीं है, अगर रहता तो मैं आपको नंबर क्यों नहीं देती। तो पैच फा के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए अगले दिन ऑफिस में फा के साथ कुछ एम्प्लॉय को पेजर गिफ्ट कर देता है ताकि किसी को शक ना हो कि पैच ये सब फा के लिए कर रहा है, ताकि वो उसके कांटेक्ट में रह सके और जब चाहे उससे बात कर सके। आगे फा को घर से कॉल आता है कि उसकी माँ कहीं चली गई है। ये बात जानकर तो फा टेंशन में आ जाती है और अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ फा की माँ रंपा अपने पापा से मिलने के लिए उनके घर जाती है तो उसके पापा अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और दादाजी कहते हैं बेटा तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थी, मैंने तुम्हें कितना मिस, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? तो रंपा कहती है मैं इस कबाड़ खाने में आकर क्या करूँ, यहाँ पर सिर्फ मेरी बुरी यादें बसी हुई है। तो उसके पापा कहते हैं अब तो पास्ट की बातों को छोड़ दो, उसे बीते हुए एक अरसा हो गया और उन समय उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। तो रंपा कहती आप अभी उन लोगों की साइड ले रहे हैं जिसने आपकी बेटी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। आपकी यही दरिया दिली ने आज मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको लगता है उन लोगों की गलती नहीं थी, बल्कि उन लोगों की ही गलती थी। उन लोगों की वजह से आज मेरी लाइफ ऐसी हो गई है। और यहाँ पर रंपा पागलों की तरह करने लगती है कि तभी वहाँ पर फा जाती है और अपनी मॉम को शांत करती है और कहती है मॉम सब कुछ ठीक है, प्लीज आप शांत हो जाओ। तो रंपा शांत हो जाती है। आगे दादाजी अपनी नवासी से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कितने साल बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ, तुम इतने साल कहाँ थी? तो फा कहती है मैं यूएस पढ़ाई करने के लिए गई थी और मैं अभी ही वापस आई हूँ। और ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी
और ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक मेड आती है और वो दादाजी को बताती है कि लिसा की मॉम ने कॉल किया था और वो आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रही है। एक्चुअली लिसा की मॉम रंफा की मॉम की बहन होती है और रंफा की मासी। तो रंफा अपनी बहन का नाम सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तो दादाजी रंफा को रोकते हैं और कहते हैं कम से कम अपनी बहन से मिलकर तो जाओ। तो रंफा कहती है मुझे उस गद्दार बहन से नहीं मिलना जिसने अपनी बहन की साइड लेने के बजाय उन धोखेबाजों की साइड ली। और हाँ, अगर आपने कैट को हमारे बारे में कुछ भी बताया तो याद रखिएगा कि आप मेरी और अपनी नवासी की शक्ल दोबारा नहीं देख पाइएगा। और रंफा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो दादाजी फा से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी मॉम को क्या हुआ, वो इस तरह क्यों बिहेव कर रही है। तो फा कहती है नाना जी मॉम को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस थोड़ी टेंशन में है। वैसे नाना जी क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ? आप कभी भी मॉम के सामने मिस्टर रोनाफी और उनकी वाइफ की जिक्र मत कीजिएगा क्योंकि उनका नाम सुन के उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो नाना जी कहते हैं ठीक है, मैं इस बारे में नहीं बात करूंगा। आगे रंफा अपनी मॉम को घर लेकर जाती है और वहाँ जाकर कहती है मॉम अगर आपको कभी भी नाना जी से मिलने का मन करे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलूंगी। पर रंपा इस बात पर भी अपनी बेटी पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है मैं खुद जा सकती हूँ, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो तुम्हें काम कहा है उस काम पर ध्यान दो। अगर तुम अपनी मॉम को सही सलामत देखना चाहती हो तो मैंने जो तुम्हें कहा है उसे करो और उन लोगों से बदला लो। अगर तुमने मिस्टर रोनाफी के बच्चों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उन्हें डंप नहीं किया तो मैं अपने साथ कुछ ऐसा कर जाऊंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। तो फा कहती है मॉम आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, मुझे आपका बदला याद है और मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं उन लोगों से बदला लेकर रहूंगी, तो मैं बदला लेकर रहूंगी। वेल आप लोग भी यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, आखिरकार ये लोग किस बदले की बात कर रहे हैं। तो इस बदले की स्टोरी जानने के हम लोग कुछ साल पहले की स्टोरी जानते हैं। तो कहानी राजवाड़े खानदान की है जहाँ पर खानदान की इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, संस्कार ये सब लोगों की फीलिंग्स से ज्यादा मायने रखती है और राजवाड़े खानदान में रिश्ता भी उनके स्टेटस के हिसाब से ही होता है और ये लोग अपने बच्चों के रिश्ते बचपन में ही तय कर देते हैं अपने रिश्तेदारों और अपने कजन के बच्चों के साथ। कभी कभी वो लोग अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर वो रिश्ता जोड़ तो लेते हैं पर कुछ लोग अपने दिल के सुनते हैं और अपने प्यार को चुनकर उनसे शादी करते हैं। पर इन लोगों के प्यार का रास्ता इतना आसान नहीं होता, इन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए इन्हें बहुत सारी परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ता है। तो इस ड्रामा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस ड्रामा की हीरोइन फाकिमा रंफा का रिश्ता एक प्रॉमिस की वजह से रोम्पी से जुड़ता है पर रोम्पी को रंपा में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो उसे अपनी छोटी बहन की नजरों से देखता है और वो प्यार किसी और लड़की से करता है और ये बात रंपा को बर्दाश्त नहीं होती जिस वजह से रंपा उन दोनों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिस वजह से वो अपनी फैमिली की नजरों में ही गिर जाती है जिस वजह से रोम्पी और रंपा का रिश्ता टूट जाता है और इन दोनों की शादी अलग अलग जगह पर हो जाती है। पर रंपा फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती तो दादी उसे घर से बाहर निकाल देती है। तो रंपा ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके दिल में बदले की आग जलने लगती है और वो रोम्पी और पूरे खानदान से बदला लेने के लिए इतनी डिस्परेट हो जाती है कि वो अपनी फैमिली पर भी ध्यान नहीं देती और अपनी बेटी पर भी नहीं, उल्टा अपनी बेटी को प्रेशराइज करती है कि वो रोनाफी के बेटों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे डंप कर दे जिस तरह उसके बाप ने उसकी माँ के साथ किया था। तो बेचारी फा को अपनी मॉम की ये बात माननी पड़ती है क्योंकि उसकी मॉम ने बहुत बार खुदकुशी करने की कोशिश की होती है और वो अपनी मॉम को खोना नहीं चाहती जिस तरह उसने अपने पापा को खोया था। तो फा अपनी मॉम को डॉक्टर के पास भी ले जाने की कोशिश करती है पर उसकी मॉम डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है, उल्टा उसके सामने ये शर्त रखती है कि जब तक वो उसके अपमान का बदला उन लोगों से नहीं ले लेती तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। तो बेचारी फा को अपनी माँ की बात माननी पड़ती है और अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपनी माँ के बदले के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है और फा इसी मकसद के साथ पेज की कंपनी को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पर उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसका काम बहुत ही अच्छा रहता है लेकिन पर अनु बार बार उसके काम में नुक्स निकालती है क्योंकि उसे फा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती कि तभी वहाँ पर प्लोई आ जाती है और वो जब फा का प्रपोजल सुनती है तो उसे फा का प्रपोजल बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसके प्रपोजल को अप्रूव कर देती है कि तभी वहाँ पर पैच भी आ जाता है और पैच को भी फा का प्रपोजल अच्छा लगता है और वो भी उसके प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। इधर फा को लगता है कि पेच ने जानबूझकर उसके प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन तभी पैच उसे बताता है कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर अलग रखता हूँ और मुझे तुम्हारा प्रपोजल वाकई में बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैंने उसे एक्सेप्ट किया है, इसलिए बेकार के ख्याल अपने दिल में मत लाओ। और पेच ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो फा पेच की इस खूबी को देखकर तो उस पर और मरने लगती है। आगे फा की मॉम की पागलपंती खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और वो फा को कहती है कि वो जल्द से जल्द उसके दुश्मन के बेटों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे डंप करे। तो फा भी अपनी मॉम की खातिर रोनी और रौनक को अपने प्यार के जाल में फंसाने की प्लानिंग करने लग। तो फा की बुआ फा को कहती है क्या सच में तुम अपनी माँ के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद कर दोगी? तुम्हारी मॉम के साथ
तुम्हारी मॉम के साथ जो भी हुआ वो पास्ट था, लेकिन तुम पास्ट की वजह से अपना प्रेजेंट तो खराब नहीं कर सकती। और मुझे पता है कि तुम पेज को पसंद करती हो। अगर पेज को तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता है उस पर क्या बीतेगी। वो तुमसे नफरत करने लगेगा। तुम क्यों अपनी माँ की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी लाइफ में प्यार आ रहा है, तुम उसके साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो ना। तूफा कहती है अगर ये सब जानने के बाद वो मुझसे नफरत करेगा तो करने दीजिए, मैं अपनी मॉम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपनी मॉम को इस तरह दिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकती बुआ, इसलिए मुझे मॉम के लिए ये करना ही होगा। तो उसकी बुआ को अपनी भतीजी के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसकी भतीजी साफ दिल की होती है और वो ये सब करना भी नहीं चाहती, पर उसे अपनी मॉम के लिए ये सब करना पड़ रहा होता है। आगे पेज डिसाइड कर ही लेता है कि जब वो फा से प्यार करता ही है तो वो फा को अपने दिल की बात बता देगा और उसे ऑफिशियली डेट करेगा। इसलिए वो फा को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे अपने दिल की बात बता देता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो फा को ये बात सुनकर खुशी तो मिलती है, पर उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर पेज को रिजेक्ट करना पड़ता है और वो कहती है मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर मैंने आपको डेट किया तो लोग क्या सोचेंगे कि मैंने अपने ही बॉस को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। तो पेज कहता है मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है। तो फा कहती है पर मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए मैं आपको डेट नहीं कर सकती। तो पेज कहता है जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें भी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे लगता है कि तुम्हारे इनकार करने की वजह कोई और ही है। और इसी बात को लेकर दोनों में मुंह फुलाफुली हो जाती है। आगे वो लोग ऑफिस आते हैं तो यहाँ पर पेज को पता चलता है कि फा की मॉम मेंटली बीमार है और फा को अपनी मॉम के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ये बात जानकर पेज को बहुत ही बुरा लगता है कि उसे फा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि वो खुद प्रॉब्लम में है। आगे पेज बहुत ही सैड रहता है तो उसका ड्राइवर उससे पूछता है सर क्या हुआ, आप इतने सैड क्यों हैं? तो पेज अपने ड्राइवर से पूछता है अगर आपकी वजह से कोई अपसेट हो गया हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो ड्राइवर कहता है कि आपकी और फा की लड़ाई हुई है, अगर ऐसी बात है तो आपको उससे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि बातों को ज्यादा खींचने से कोई फायदा नहीं होता। आगे पेज घर जाता है तो वहाँ पर पेज के पापा ड्राइवर को घेर लेते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है ना पेज किस लड़की को पसंद करता है, मुझे बताओ उस लड़की का नाम क्या है और वो कहाँ रहती है? तो ड्राइवर कहता है सर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो थाना कहता है तुमने मुझे बेवकूफ समझा है जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा, मुझे बताओ मेरा बेटा किस लड़की को पसंद करता है? पर वो ड्राइवर थाना को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो अपने बॉस के खिलाफ नहीं जा सकता। तो थाना यहाँ पर पूरी कोशिश करता है कि वो ड्राइवर से सारी बात निकलवा ले, पर ड्राइवर उसे ही चकमा देकर वहाँ से चला जाता है और बेचारे को कुछ भी पता नहीं चलता। आगे पेज फा से मैसेज के जरिए माफी मांग लेता है तो फा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पेज हमेशा उसकी खुशियों के बारे में सोचता है, हमेशा उसका अच्छा करने के बारे में सोचता है, पर वो अपनी माँ की वजह से उसका दिल तोड़ रही होती है और ये बात फा को अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है, पर वो ये बात किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर पाती। आगे फा बीमारी का बहाना बनाकर एक दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लेती है और घर में टाइम स्पेंड करती है। तो वहाँ पर उसकी आंटी और उसकी बुआ उसे बताती है कि जब 2 साल तक तुम यहाँ पर नहीं थी तो पेज रोज यहाँ पर आया करता था, वो रोज हमारी मिठाई खरीदता था और वो जब भी यहाँ पर मिठाई खरीदने के लिए आता था वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही पूछा करता था कि तुम कब वापस आओगी। वो सच में तुम्हें बहुत ही पसंद करता है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो फा कहती है आंटी आप कैसी बातें कर रही है, हम दोनों का स्टेटस बहुत ही अलग है और मैं उसके लायक नहीं। तो आंटी कहती है किसने कहा कि तुम उसके लायक नहीं हो, तुम बहुत ही अच्छी हो, इंडिपेंडेंट हो, सबके बारे में सोचती हो, तुमसे अच्छी लड़कियों से मिल ही नहीं सकती, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो फा कहती है आंटी जो हो नहीं सकता मैं उसके बारे में क्यों सोचूं, और बेचारी यही सब सोचकर अपने अंदर ही अंदर घुटती है। दूसरी तरफ केट जो कि फा की मासी होती है वो पेज को बताती है कि मुझे लगता है कि पापा को रंफा के बारे में सब कुछ पता है, पर वो जानबूझकर हमें नहीं बता रहे। उन्हें पता है कि रंफा इसी शहर में है, क्योंकि कुछ दिनों से पापा का बिहेवियर बहुत ही अजीब हो गया है। अब उन्हें रंफा की उस तरह फिक्र नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, जैसे उन्हें पता हो कि रंफा ठीक है। तो पेज कहता है आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं रंफा आंटी को किसी भी कीमत पर ढूंढ कर रहूंगा। आगे पेज अपने एक सोल्जर फ्रेंड को रंफा की सारी डिटेल देता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो किसी भी कीमत पर रंफा को ढूंढ कर लाए, क्योंकि रंफा इसी शहर में है। आगे पेज फा को कॉल करता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो फा कहती है अब मैं ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पेज कहता है कल ऑफिस आओगी ना? तो फा कहती है हाँ मैं कल ऑफिस आऊंगी। अगले दिन फा ऑफिस आती है तो वो अपने ऑफिस डेस्क पर एक गिफ्ट देखती है जो पेज ने उसके लिए रखा होता है। तो फा जैसे उस गिफ्ट को देखती है उसे देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि वो स्कार्फ बहुत ही प्यारा होता है। उसी तरह पेज का ड्राइवर अपनी मिठाई की हुई ऑर्डर को ले जा रहा होता है तो वहाँ पर पेज का ड्राइवर फा की आंटी को लाइन मारता है और उससे अंदर की बात निकलवाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर फा की आंटी ड्राइवर को कहती है अगर तुम्हारा बॉस सच में फा को लेकर सीरियस है तो अपने बॉस को कहो कि फा को इस जहन्नुम से बाहर निकाले, क्योंकि वो अपनी माँ की वजह से तिल तिल कर मर रही है, वो अपनी माँ की वजह से खुलकर लाइफ भी नहीं जी रही। तो ड्राइवर जब फा के बारे में ऐसी बातें सुनता है तो बेचारे को बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ फा रोनी और रौनक में डिसाइड कर रही होती
होती है कि वो उन दोनों में से किसे अपने प्यार के जाल में फंसाए और उन दोनों को देखकर उन दोनों पर तुक्का मार रही होती है कि वो उन दोनों में किसे फंसाए कि तभी वहाँ पर उसकी ऑफिस की कलीग्स आ जाती है। तो यहाँ पर फा उन लोगों के पेट से जूता थेप के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है कि आखिरकार उन लोगों को उन लोगों के बारे में कितना पता है, पर फा को यहाँ पर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। आगे फा काम करके घर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर पेच आ जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आगे वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं तो यहाँ पर फा पेच को कहती है मैं आपसे इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती, इसलिए प्लीज इसे वापस ले लीजिए। तो पेच कहता है मैंने पूरे दिल से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा है, प्लीज इसे रख लो। तो फा कहती है आप मेरे बॉस है और मैं आपसे इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती, और ये जानते हुए कि आप मुझे पसंद करते हैं। तो पेच कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसी वजह से तुम मुझसे दूरी बनाकर रख रही हो ना, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारा बॉस होने से पहले ही तुम्हें पसंद करता हूँ। जब हम 2 साल पहले पहली बार मिले थे मैं तभी से तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं ये बात तुम्हें 2 साल पहले ही बताना चाहता था, लेकिन तुम 2 साल पहले यूएस चली गई थी पढ़ाई करने के लिए, जिस वजह से मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया। लेकिन मैं रोज तुम्हारे घर जाता था तुम्हारी खैर खैरियत पूछने के लिए, और मुझे इस बारे में तो पता भी नहीं था कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो लड़की मेरे ही ऑफिस में काम करेगी। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। तो फा ये सारी बातें सुनकर तो बहुत ही इम्प्रेस होती है और उसका भी मन करता है कि वो जाकर आज हाँ बोल ही दे, पर वो अपनी मॉम की वजह से नहीं बोल पाती और कहती है पास्ट में जो भी हुआ मैं उसे बदल नहीं सकती, लेकिन मैं ये बात भी नहीं झुठला सकती कि आप मेरे बॉस है और मैं अपने बॉस को डेट नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो फा कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे डेट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर तुम मुझसे दोस्ती तो कर सकती हो ना। तुम जितना चाहे मुझसे दूर भागो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूंगा और हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचूंगा। भले ही तुम उसे ना एक्सेप्ट करो, लेकिन मैं तुम्हारी परवाह करने से पीछे नहीं हटूंगा। तो फा ये सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश होती है। आगे फा पेच को अपने घर पर डिनर करने के लिए बुलाती है, तो पेच फा के साथ डिनर करके बहुत ही खुश होता है, क्योंकि पेच जब भी फा के साथ होता है तो वो खुलकर हंसता है और खुलकर अपनी लाइफ जीता है। इधर हम फा उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है उन दोनों को इतने करीब देखकर। आगे वो लोग डिनर करके बाहर आते हैं तो यहाँ पर फा पेच से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है, उसके कजन के बारे में भी पूछने लगती है कि वो सबसे ज्यादा किस कजन के ज्यादा करीब है। तो पेच कहता है मैं सारे कजन के बहुत ही करीब हूँ, सारे कजन मेरे लिए उतने ही मायने रख जितना मैं उनके लिए मायने रखता हूँ, हम सारे कजन एक साथ सगे भाई की तरह रहते हैं। तो फा यहाँ पर पेच से और बातें निकलवाने की कोशिश करने लगती है और वो पेच से मिस्टर रोनाफी के बेटों के बारे में भी पूछने लगती कि रोनी और रौनक किस टाइप के लड़के हैं, क्या वो दोनों सिंगल हैं। और यहाँ पर फा पेच से जानबूझकर उन दोनों के बारे में ही सारी डिटेल पूछने लगती है। तो पेच को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो फा को कहता है तुम उन दोनों के बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो। तो फा कहती है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। तो पेच कहता है इसमें कोई नई बात नहीं है, पहले भी लोग मुझे चारा बनाकर रौनक के करीब गए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगी। तो फा जब पेच के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे पेच के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो भी तो पेच को चारा बनाकर उन लोगों के करीब जाने की प्लानिंग कर रही होती है। दूसरी तरफ रंपा अपनी बेटी को कहती है तुम अपने बॉस के साथ बहुत ही हंस कर बातें कर रही थी, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी। तो फा कहती है मॉम आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं उन्हें पसंद नहीं करती, वो सिर्फ मेरे बॉस हैं। तो रंपा कहती है मुझे तो तुम दोनों की नजदीकियों को देखकर ऐसा नहीं लगता, बल्कि तो मुझे ये लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हो और मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अगर तुमने उस थाना के बेटे से प्यार करने की जरा से भी कोशिश की तो याद रखना कि तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी, क्योंकि उस थाना ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद की है और मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी, और मैं कभी भी अपनी बेटी को उसके बेटे से शादी करने नहीं दूंगी। और यहाँ पर उसकी मॉम फिर से पागलों वाली हरकत करने लगती है। तो फा कहती है मॉम आपको गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, मैं आपके मकसद को नहीं भूल रही, मुझे याद है कि मुझे आपके लिए उन लोगों से बदला लेना है। मैं पेच के करीब इसलिए गई थी ताकि मैं रोनी और रौनक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकूं, और मुझे पता चल गया है कि कल वो लोग एक होटल में मिलने वाले हैं और मैं कल वहां जाकर उन दोनों पर अपने हुस्न का जादू चलाऊंगी और उन दोनों को अपने प्यार में जरूर फंसा लूंगी। जब उसकी मॉम ये सारी बातें सुनती है तो वो शांत हो जाती है और वो अपनी बेटी को कहती है कल तुम बहुत ही अच्छे से रेडी होकर जाना, ताकि जब उस मिस्टर रोनाफी के बेटों की नजर तुम पर पड़े तो तुमसे हटे ही ना। आगे सारे कजन एक होटल में एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ पर वीट एक मौका भी नहीं छोड़ता पलोई पर लाइन मारने का, पर पलोई उसे घास ही नहीं डालती कि तभी उधर से फा बहुत ही अच्छे से रेडी होकर उसी होटल में आती है। जब पेच फा को इस तरह तैयार होकर उस होटल में आते हुए देखता है तो वो फा से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फा यहाँ पर बहाना बनाने लगती है कि वो यहाँ पर अपनी दोस्त से
मुझसे मिलने के लिए आई है और मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। तब इधर से रौनक और रोनी भी आ जाते हैं। तो फा जैसे ही रौनक और रोनी को देखती तो वो सोच में पड़ जाती है कि वो इन दोनों लड़कों में से किसे अपने प्यार के जाल में फंसाएगी। लेकिन तभी उसकी ये मुश्किल भी हल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि रौनक एंगेज्ड है और उसकी एक प्यारी सी फियांसे भी है। आगे पेज फा का सबसे इंट्रोडक्शन करवाता है और उसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो फा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे रोनी पर फा के हुस्न का जादू चल जाता है और वो सामने से आकर उससे बातें करता है। तो फा बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उसका चार्म रोनी पर चढ़ गया। आगे सारे कजन मिलते हैं और यहाँ पर एक दूसरे की खूब टांग खिंचाई करते हैं। तो यहाँ पर फू सबको बताता है कि 4 महीने बाद मेरी शादी की डेट निकली हुई है, इसलिए तुम लोगों को मिलकर मेरी शादी की सारी तैयारियां करनी होगी। और यहाँ पर फू पेज को कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शादी की सारी जिम्मेदारी संभालो, क्योंकि इन सारे कजन में सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो जो सारे काम बहुत ही अच्छे से करता है। तो पेज कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी की तैयारी बहुत ही अच्छे से करूंगा। दूसरी तरफ विट फिर से प्लोई पर लाइन मारने लगता है और उसे अपने साथ डेट पर जाने को कहता है, पर प्लोई उसके सारे प्लान पर पानी फेर देती है ये कहकर कि वो बिजी है। तो विट कहता है तुम दिन में बिजी रहती हो ना, रात में तो नहीं, रात में मेरे साथ मूवी देख लेना। तो बेचारी प्लोई भी विट के जिद के सामने झुकी जाती है और कहती है ठीक है, मैं रात में तुम्हारे साथ मूवी देखूंगी। इधर लिसा अपने भाई के ऐसे बिहेवियर पर बहुत ही परेशान होती है और वो अपने भाई से डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से प्लोई को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो वो उसे बिल्कुल भी ये सब करने नहीं देगी। तो उसका भाई उसे बताता है कि वो प्लोई को लेकर सच में सीरियस है, वो सच में प्लोई को पसंद करता है, इसलिए वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। तो लिसा कहती है अगर तुम प्लोई को लेकर सीरियस हो तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुमने प्लोई को धोखा दिया तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे। दूसरी तरफ फा को पेज के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो पेज का दिल दुखा रही होती है और बेचारी सैड होकर घर जा ही रही होती है कि तभी उधर से रोनी उससे मिलने के लिए आता है और उसे अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है। तो फा इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देती, क्योंकि ये मौका खुद चलकर उसके पास आया हुआ होता है और उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता रोनी को अपने प्यार के जाल में फंसाने का। आगे रोनी फा से कहता है तुम्हारी शक्ल किसी से बहुत ही मिलती है। तो फा कहती है किससे। तो रोनी कहता है मेरे पापा की एक दोस्त थी, उनसे तुम्हारी शक्ल बहुत ही मिलती जुलती है, कहीं तुम मेरे पापा की दोस्त की बेटी तो नहीं, क्या तुम्हारी मॉम राज घराने से है। तो फा यहाँ पर अपने बैकग्राउंड के बारे में झूठ बोलती है और कहती है मेरी मॉम राज घराने से नहीं है, हम लोग एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो रोनी कहता है शायद मुझे ही कोई गलत फहमी हो गई। तो फा कहती है क्या तुम इसी वजह से मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। तो रोनी कहता है पहली वजह तो यही थी, लेकिन दूसरी वजह ये है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है और मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ। तो फा ये सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उसका चार्म रोनी पर धीरे धीरे चलने लगा है। दूसरी तरफ विट अपने घर में बहुत ही रोमांटिक माहौल तैयार करता है ताकि वो प्लोई को अपने प्यार का एहसास दिलवा सके, पर प्लोई उसके सारे प्लान पर पानी फेर देती है और कहती है मेरे सामने तुम्हारी ये सारी नौटंकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक नंबर के प्ले बॉय हो और तुम ज्यादा दिन लड़कियों से दूर नहीं रह सकते। तो विट कहता है मैं तुम्हारे लेकर बहुत ही सीरियस हूँ और मैंने लड़कियों से मिलना जुलना कब का बंद कर दिया है, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती। और यहाँ पर विट प्लोई को अपने प्यार का एहसास दिलवाने की पूरी कोशिश करता है कि उसका प्यार सच्चा है, पर प्लोई उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करती। अगले दिन वीकेंड होता है तो पेच अपने पापा के साथ नाश्ता कर रहा होता है। तो उसके पापा कहते हैं आज तो वीकेंड है, आज तो तुम्हें अपने प्यार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि अपने पापा के साथ। तो पेच कहता है पापा ये बात आप मुझे कह रहे हैं जिसकी वाइफ खुद अपने पति को छोड़कर दोस्तों के साथ घूमने फिरने चली गई है। तो थाना कहता है अच्छा बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं तो रोज तुम्हारी मॉम के साथ रहता हूँ, लेकिन तुम तो अपने प्यार के साथ रोज नहीं रहते, तुम्हें अपने प्यार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो पेच कहता है पापा आपको मेरी फिक्र करने के बजाय प्लोई की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, आपको पता है विट प्लोई को पटाने की कोशिश कर रहा है। तो थाना जैसे ये बात सुनता है उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो कहता है ये तो अच्छी बात है। पेच कहता है पापा वो प्ले बॉय आपकी बेटी को पटाने की कोशिश कर रहा है और आप खुश हो रहे हो। तो थाना कहता है क्योंकि मुझे अपनी बेटी के बारे में पता है, वो इतनी आसानी से किसी के बहकावे में नहीं आने वाली, वो कुछ भी करने से पहले उस बारे में 1000 बार सोचती है। मुझे अपनी बेटी की फिक्र करने के बजाय मुझे अपने बेटे की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा इस मामले में बहुत ही कच्चा है। बताओ तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के बीच चीजें कैसे चल रही है। तो पेच कहता है पता नहीं पापा हम दोनों के बीच चीजें कैसी चल रही है, मैं हमेशा उसे समझने की कोशिश करता हूँ पर वो कुछ ऐसा कर जाती है जो मेरे समझ से बाहर हो जाता है। तो थाना कहता है औरतों को समझना इतना आसान नहीं होता, आज तक मैं तुम्हारी मॉम को नहीं समझ पाया तो तुम उस लड़की को कैसे समझ पाओगे। तुम्हें अपने रिश्ते को पनपने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता जल्दबाजी में नहीं बल्कि पेशेंस के साथ बनता है, ठीक है। दूसरी तरफ फाबी अपनी बुआ के साथ अपनी छुट्टी को एंजॉय कर रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। तो फा अपनी मॉम को अपने साथ नाश्ता करने के लिए इनवाइट करती है। तो उसकी मॉम उसके साथ नाश्ता करने के लिए आती है। तो फा बहुत ही खुश होती है कि उसकी मॉम उसके साथ नाश्ता कर रही है, पर यहाँ पर उसकी मॉम अपनी बेटी
बेटी पर प्यार लुटाने के बजाय उसे मेहनत सिखाने के पीछे पड़ी हुई होती है कि लड़कियों को इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर तुम इस तरह रोनी के सामने बिहेव करोगी तो वो कभी भी तुम्हारे प्यार के जाल में नहीं फंसेगा, इसलिए खुद को लड़की की तरह बिहेव करना सिखाओ, समझी? तो फा कहती है ठीक है मॉम। आगे रंफा अपनी बेटी को कहती है तुम अपना वादा पूरा कर रही हो तो अब मेरी भी बारी है, मैं डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार हूँ। तो फा जैसे ये सुनती है कि उसकी मॉम डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार है, ये बात सुनकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि वो अपनी मॉम को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास दिखलाकर उन्हें फिर से नॉर्मल करना चाहती है, ताकि उसकी मॉम ये सारा बदला भूल जाए और वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। पर उसकी मॉम ऐसा होने दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आगे पेज फा को कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कजन की शादी की अच्छी तैयारियां करो, क्योंकि तुम्हारा आइडिया बहुत ही यूनिक होता है और मैं चाहता हूँ कि मेरे कजन की शादी बहुत ही ग्रैंड तरीके से हो। तो फा कहती है मुझे शादी के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। तो पेज कहता है एक बार ट्राई तो करो, ऐसा सोचो कि ये तुम्हारी शादी है और तुम अपनी शादी में क्या क्या करना चाहती हो उस बारे में सोचो। तो फा कहती है मैं बहुत ही रियलिस्टिक पर्सन हूँ, मैं प्रेजेंट के बारे में सोचती हूँ, फ्यूचर के बारे में नहीं। तो पेज कहता है फिर तो तुम्हें अपनी शादी के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्या पता तुम्हें कब मौका मिल जाए। तो फा ये सारी बातें सुनकर शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सरात लिसा को प्रपोज कर देता है, तो लिसा भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि लिसा भी सरात से बहुत ही प्यार करती है और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। आगे लिसा अपनी बेस्ट फ्रेंड प्लोई को इस बारे में बताती है और कहती है कि अब वो और सरात एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो प्लोई ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है, पर वो लिसा को समझाती है कि वो पहले अपने रिश्ते को समझे, उसे वक्त दे, उसके बाद ही अपने रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो प्यार के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। तो लिसा कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचूंगी। आगे अनु अपना कनेक्शन इस्तेमाल करके मीना को पेज के ऑफिस में जॉब दिलवा ही देती है। तो मीना यहाँ पर पूरी कोशिश करती है पेज को पटाने की और वो नए नए पैतरे भी आजमाती है, पर पेज की सेक्रेटरी मीना को उसके मंसूबे में कामयाब होने नहीं देती और उसे अपने बॉस से दूर रखती है, क्योंकि उसे मीना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। आगे पेज और फा एक मीटिंग में जाते हैं और मीटिंग कंप्लीट करके वो लोग घर जा रहे होते हैं। तो पेज कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो फा कहती है मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे बुक स्टोर में थोड़ा काम है, पहले मैं वहाँ जाऊंगी। तो पेज कहता है फिर चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आगे वो लोग बुक स्टोर में जाते हैं, तो यहाँ पर फा वेडिंग वाली बुक पढ़ने लगती है। तो पेज कहता है तुम वेडिंग वाली बुक पढ़ रही हो, इसका मतलब तुम्हारे दिल में भी शादी को लेकर ख्याल आने लगे हैं। तो फा यहाँ पर इस बात को छुपाने के लिए ये बहाना बनाने लगती है कि वो तो ये कॉमिक इसलिए देख रही थी ताकि वो उसके कजन की शादी के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज ला सके। तो पेज कहता अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और इस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो फा पेज के करीब जाते ही उससे दूर भागने लगती है। तो पेज कहता है जब भी मैं तुम्हारे करीब जाता हूँ तुम मुझसे दूर क्यों भागने लगती हो। तो फा कहती है ऐसी कोई बात नहीं, और वो फिर से बहाना बनाने लगती है। आगे वो लोग शॉपिंग करके जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उन दोनों की मुलाकात विट और प्लोई से भी हो जाती है। तो ये चारों एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। तो यहाँ पर विट फा को ही घूरे जा रहा होता है, क्योंकि उसे देखकर उसे अपनी मासी की याद आ रही होती है, पर वो ये बात किसी के सामने जाहिर नहीं करता। पर प्लोई ये सब नोटिस करती है और वो विट से पूछती है तुम फा को इतना घूर क्यों रहे हो। तो विट कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं फा को देखता हूँ मुझे किसी की याद आती है। तो पेज कहता है रोनी ने भी सेम यही बात कही थी जब उसने फा को पहली बार देखा था। तो प्लोई फा को कहती है मैंने सुना है कि तुम रोनी के साथ डिनर पर गई थी, आखिरकार तुम दोनों डिनर पर क्यों गए थे और तुम दोनों ने क्या बात की। तो फा ये बात सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करती है, क्योंकि उसने इस बारे में पेज को नहीं बताया होता है। तो फा कहती है हमने कुछ ज्यादा बातें नहीं की, बस वो मुझे यही बता रहा था कि मेरी शकल उसके किसी जान पहचान वाले से मिलती है। इधर पेज जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो प्लोई कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, विट की तरह ही एक प्ले बॉय है, इसलिए उससे बचकर रहना। आगे विट प्लोई से पूछता है तुम फा से इस तरह बातें क्यों कर रही थी, क्या तुम्हें फा से कोई प्रॉब्लम है। तो प्लोई कहती है मुझे फा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे पसंद भी है, लेकिन मुझे डबल मीनिंग वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो हर जगह मुंह मारते फिरते हैं, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। और प्लोई ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पेज पूरे रास्ते फा से बात नहीं करता, क्योंकि वो गुस्से में रहता है और फा उसे मनाने की भी कोशिश नहीं करती। आगे पेज उसे घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो फा को पेज के लिए बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो पेज के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आगे फा घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे कुछ लॉन शार्क घेर लेते हैं, जिससे उसकी मॉम ने ढेर सारे पैसे उधार लिए होते हैं और फा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो वो गुंडे फा से पैसे मांगते हैं और उसके साथ बदतमीजी भी करने लगते हैं, लेकिन सही टाइम पर पेज आ जाता है और उन सारे गुंडों को मार मार कर वहाँ से भगा देता है और फा की जान बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में उसके हाथों पर चोट भी लग जाती है
है तो फा उसे घर लेकर आती है और उसके हाथों का ट्रीटमेंट करती है और वो बहुत परेशान भी रहती है कि आखिरकार उसकी मॉम को इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई जो उन्होंने लोन शार्क से पैसे उधार लिए। तो पेज कहता है अगर तुम्हारे दिमाग में इतने सारे सवाल घूम ही रहे हैं तो जाकर अपनी मॉम से डायरेक्टली पूछ लो ना कि आखिरकार उन्हें इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई थी। तो बेचारी फा ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है। तो पेज कहता है अपने दिल में बातों को दबाना बंद करो और खुलकर बात करो, इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा क्योंकि बात करने से ही दिल का बोझ हल्का होता है। और यहाँ पर पेज फा की बहुत ही केयर करता है। तो फा कहती है मेरी इतनी भी फिक्र मत करो, मैं इसके लायक नहीं। तो पेज कहता है तुम इसके लायक हो या नहीं हो ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं, समझी? इसलिए खुद को अकेला महसूस करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। आगे फा को पता चलता है कि उसकी मॉम ने अपनी शॉपिंग के लिए इतने सारे पैसे उधार लिए थे। ये बात जानकर तो फा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम को कहती है मॉम आप तो बाहर भी नहीं जाती तो फिर आपने इतने सारे कपड़े क्यों खरीदे, और अगर आपको पैसे चाहिए ही थे तो आप मुझसे मांग लेती, आपको उन लोन शार्क से पैसे मांगने की क्या जरूरत थी। तो रंफा कहती है आज तक तुम्हारे पापा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे खर्चे पर रोक टोक कर सके और तुम मेरे खर्चे पर रोक टोक कर रही हो। और मैंने ये सारी शॉपिंग इसलिए की है क्योंकि मैं बहुत जल्द डॉक्टर से मिलने वाली हूँ और मैं अपने पुराने कपड़े पहनकर डॉक्टर से तो मिलने नहीं जाऊंगी ना। तुम्हें मेरी इतनी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही ना, ये कह दो ना कि अब मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ और तुम्हें मेरा खर्चा उठाया नहीं जा रहा। तो फा कहती ऐसी बात नहीं है मॉम, आपको गलत लग रहा है। पर रंफा उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा फिर से अपनी बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और बेचारी फा अपनी माँ की जातियों को चुपचाप बर्दाश्त करती है। अगले दिन रोनी फिर से फा से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है और उसे अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है जहाँ पर ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। तो रोनी फा को कहता है क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी? पहले तो फा मना कर देती है लेकिन वो एकाएक फिर से हामी भर देती है और कहती है मैं 9 देवी मंदिर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलोगे? तो रोनी कहता है तुम बिल्कुल मेरी मॉम और दादी की तरह बातें कर रही हो, उन्हें भी मंदिर जाना बहुत ही पसंद है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ठीक है मैं तुम्हें मंदिर लेकर चलूंगा। आगे वो दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तो फा पूरे रास्ते रोनी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है अपनी सेक्सी अदाओं से ताकि रोनी उसकी सेक्सी अदाओं पर फिदा होकर उसके प्यार में पड़ जाए। पर रोनी पर उसकी एक भी अदाओं का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बेचारी का पोपट बन जाता है। आगे फा रोनी से डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो इसलिए तुम मेरे साथ इतना क्लोज होने की कोशिश कर रहे हो? तो रोनी कहता है वो तो मुझे नहीं पता, बस मुझे तुम अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो फा ये सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश होती है कि ये प्यार का पहला पड़ाव है जो वो लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। आगे रोनी फा को उसके घर छोड़ता है तो फा उसे अपने घर लेकर आती है सबसे मिलवाने के लिए। तो यहाँ पर रंफा रोनी को जैसे ही देखती है उसे देखते ही उसे रोनाफी की याद आने लगती है जिसे देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। आगे रंफा रोनी से बहुत ही तमीज से बात करती है और उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। तो रोनी रंफा को बताता है कि वो अपने पापा की तरह एक पायलट है और यहाँ पर रोनी अपनी फैमिली की खूब तारीफ करता है। ये बात सुनकर तो रंफा को रहा नहीं जाता और उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। तो यहाँ पर फा की बुआ रोनी को किसी बहाने से वहाँ से भेज देती है। तो रोनी फा की बुआ से पूछता है कि आखिरकार फा की मॉम को क्या हुआ है। तो उसकी बुआ उसे बताती है कि फा की मॉम की मेंटली हालत ठीक नहीं, इसलिए वो कभी कभी इस तरह बिहेव कर देती है। आगे पेच अपनी दादी और अपने कजन से मिलने के लिए उनके घर जाता है जहाँ पर वो रौनक से रोने के बारे में पूछता है। तो रौनक कहता है साहबजादे तो अभी तक सो रहे हैं क्योंकि कल वो डेट पर गए थे तुम्हारे पीआर के साथ और लगता है उसने उसके साथ बहुत सारी मस्ती की है इसलिए वो अभी तक थका हुआ है। जब पैच ये सारी बातें सुनता है कि रोनी फा के साथ बाहर घूमने के लिए गया था, ये बात जानकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तभी वहाँ पर उसकी दादी आ जाती है और अपने पोतों को देखकर बहुत ही खुश होती है कि तभी वहाँ पर रोनी भी आ जाता है और अपनी दादी के साथ मस्ती करने लगता है। आगे सारे लोग मिलकर साथ में डिनर करते हैं। तो यहाँ पर दादी पेच को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लिसा से शादी कर लो ताकि हमारे खानदान में 4 देवा प्रॉम बहुएं आ जाएंगी और हमारे खानदान की नस्लें चलती रहेंगी। तो पेच अपनी दादी की सारी बातें सुन लेता है पर उनका कोई भी जवाब नहीं देता। आगे दादी उन लोगों से पूछती है तुम लोगों को रंपा के बारे में कुछ भी पता चला? तो रौनक कहता है दादी क्या सच में आप रंपा से मिलना चाहते? वो रंपा जो आपको बार बार धमकी भरे लेटर भेजती है और आपको परेशान करती है, आप उनसे फिर भी मिलना चाहती है? तो दादी कहती है मैंने रंपा के साथ बहुत ही बुरा किया है, मैं मरने से पहले उससे माफी मांगना चाहती हूँ। भले ही अभी वो हमसे गुस्सा हो लेकिन मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है इसलिए मैं मरने से पहले उसे देखना चाहती हूँ। तो पेच कहता है दादी आप परेशान मत होइए, मैं आंटी रंपा को किसी भी तरह ढूंढ कर आपसे मिलवा कर रहूंगा। वैसे दादी क्या आप हमें बता सकती हैं कि आखिरकार रंपा आंटी और हमारी फैमिली के बीच ऐसा क्या हुआ था जो रंपा आंटी घर छोड़कर चली गई? तो दादी कहती मुझे माफ करना, मैं इस बारे में तुम लोगों को नहीं बता सकती क्योंकि हमारी फैमिली ने कसम खाई थी कि हम उस
बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे और ना ही उस हादसे के बारे में हमारे बच्चों के सामने जिक्र करेंगे। आगे पेच अपने सारे कजन से रंपा के बारे में बातें करने लगता है कि क्या उन लोगों को रंपा के बारे में कुछ भी पता चला, तो उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला होता है रंपा के बारे में कि तभी रौनक को उसकी पियोंसे का कॉल आ जाता है और रौनक अपनी पियोंसे से बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। आगे पेच रोनी को कहता है, मैंने सुना कल तुम फा के साथ डेट पर गए थे, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? तो रोनी कहता है, पसंद का तो पता नहीं पर मुझे उसमें इंटरेस्ट है और मैं उसे और जानना चाहता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी प्यार बहुत ही अजीब है, पहले उसने मेरे साथ जाने के लिए मना कर दिया लेकिन उसके तुरंत ही बाद वो मेरे साथ मंदिर जाने के लिए मान भी गई और मंदिर में भी वो सिर्फ तुम्हारी ही बातें कर रही थी। तो पेच ये बात सुनकर स्माइल करता है। आगे रोनी पेच को ये भी बताता है कि वो उसकी पीआर की मॉम से भी मिला था और वो बहुत ही अजीब थी, शायद उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है। तो पेच कहता है, तुम उसकी माँ से भी मिलाए? तो रोनी कहता है, हाँ मैं उसकी माँ से मिला पर उसकी माँ बहुत ही अजीब है, अगर वो चियांग मई से बिलोंग नहीं करती ना तो मुझे पूरा यकीन था कि वो औरत रंपा ही है, क्योंकि फा की माँ की शकल सूरत बिल्कुल रंपा से मिलती है। तो पेच ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अगले दिन पेच ऑफिस में मीटिंग कर रहा होता है तो वो फा को इग्नोर करता है और उससे अच्छे से बात भी नहीं करता। तो फा को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती, अभी हम दोनों रिलेशनशिप में भी नहीं आए हैं और तुम मुझे अभी से ही नखरे दिखा रहे हो, जाओ मैं भी तुम्हें नहीं मनाती। और फा भी पेच को टेंड्रम दिखाती है और उसके नहले पर दहला कर और वो ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश होती है, लेकिन तभी पेच उसके सारे प्लान पर पानी फिर देती और बेचारी का मुंह पूरी तरह से लटक जाता है। आगे फा पेच से उसके कजन और उसकी होने वाली दुल्हन की पसंद और नापसंद के बारे में पूछती है ताकि वो उसके हिसाब से उनकी शादी की तैयारियां कर सके। तो पेच कहता है, मुझे अपने कजन के बारे में तो पता है पर उसकी दुल्हन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्यों ना तुम उन दोनों से मिलकर उनसे ही सारे क्वेश्चन पूछ लो। तो फा कहती है, ये आइडिया बुरा नहीं है। तो पेच कहता है, फिर ठीक है मैं रोनी को कहूंगा वो तुम्हें उन लोगों के पास लेकर जाए। तो फा कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे ले जाता है या नहीं, मुझे बस काम से मतलब है। तो पेच कहता है, मुझे माफ करना, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो फा कहती है, कोई बात नहीं। तो पेच कहता है, मैं उन लोगों से बात करके एक डेट निकलवाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ विट को लिसा और सरात के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। तो विट कहता है, तुमने एक बंदा भी पटा लिया और उसके साथ डेट भी कर रही हो, पर इस बारे में अपने भाई को बताना जरूरी नहीं समझा। तो लिसा कहती है, मैं तो अभी अभी ही डेट कर रही हूँ और मैं अभी अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। प्लीज भाई मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, जैसे ही सब कुछ सेटल हो जाएगा तो मैं सबको खुद अपने मुंह से बताऊंगी, प्लीज तब तक किसी को भी मत बताना। तो विट कहता है, ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। वैसे एक बात बताओ, प्लॉय को किस टाइप का लड़का पसंद है ताकि मैं उसे पटा सकूं? तो लिसा कहती है, प्लॉय एक टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से आपसे नहीं पटेगी और वैसे प्लॉय को अपने पापा जैसे लड़के पसंद है। तो विट जैसे ये बात सुनता है कि प्लॉय को अपने पापा जैसे लोग पसंद है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है प्लॉय को पटाने का। अगले दिन रोनी फिर से पेच के ऑफिस पहुंच जाता है फा को अपने साथ डिनर पर ले जाने के लिए। तो फा जाने से मना कर देती है। तो रोनी कहता है, तुम बॉस की वजह से मना कर रही हो, मैं तुम्हें अभी बॉस से परमिशन दिलवा देता हूँ। और रोनी पेच को कहता है, क्या मैं तुम्हारी पीआर को कुछ घंटों के लिए अपने साथ डिनर पर ले जा सकता हूँ? तो पेच कहता है, अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो फा कहती है, मैं नहीं जाना चाहती। तो रोनी कहता है, तुम्हारी पीआर तुम्हारे बिना नहीं चलेगी, चलो तुम भी हमारे साथ डिनर करना, इस तरह हम तीनों की एक गेट टुगेदर हो जाएगी। आगे वो तीनों डिनर पर जाते हैं तो यहाँ पर रोनी फा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और पेच को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो पेच यहाँ पर जानबूझकर फा को कहता है, मैंने अपने कजन से बात कर ली है और वो लोग इस सैटरडे को फ्री हैं, हम लोग सैटरडे को मिलने के लिए जाएंगे। और वैसे रोनी सैटरडे को तो तुम बाहर जा रहे हो ना, तुम नहीं जा पाओगे हमारे साथ। तो रोनी कहता है, कोई बात नहीं, मैं बाद में तुम लोगों को ज्वाइन कर लूंगा। कि तभी वहाँ पर विट आ जाता है और कहता है, तुम लोग मेरे बिना ही डिनर कर रहे हो, ये बहुत ही बुरी बात है, तुम लोगों ने तो मुझे इन्वाइट भी नहीं किया। तो फा उन तीनों को एक साथ बातें करते हुए देखकर बोरियत फील करने लगती है। तो वो कहती है, अब मैं चलती हूँ, मेरे काम का टाइम हो गया। और फा जाने लगती है। तो विट यहाँ पर पेच और फा को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करता है, पर फा पेच को कहती है, कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। और फा वहाँ से चली जाती है। आगे रोनी विट को कहता है, मैंने सुना है कि तुम प्लोई को पटाने की कोशिश कर रहे हो, क्या हुआ, प्रोग्रेस आगे बढ़ी या नहीं? तो विट कहता है, मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ पर मेरा कोई भी पैतरा काम ही नहीं कर रहा। तो पेच और रोनी कहते हैं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है कि जिस वजह से तुम्हारा कोई भी पैतरा काम नहीं कर रहा। कोई भी लड़की ऐसे लुक्स पे थोड़ी मरेगी, तुम्हें पहले खुद को सुधारना होगा और एक जेंटल टाइप बंदा बनना होगा, तभी तुम प्लॉय के दिल में जगह बना पाओगे। तो बेचारा विट ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। आगे रोनी और पेच बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनकी मुलाकात लिसा और सरात से हो जाती है। तो यहाँ पर लिसा उन लोगों को सरात से मिलवाती है। तो रोनी जैसे ही सरात से हाथ मिलाता है तो उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे सरात अच्छा लड़का ना हो और वो लिसा को धोखा दे रहा हो। इसलिए वो इस बारे में पेच से भी बात करता है और वो कहता है, मुझे इस लड़के पर डाउट
डाउट हो रहा है, इसलिए इस लड़के पर नजर रखना। तो पेज कहता है मुझे भी ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मेरी नजर इस पर है। एक्चुअली इन लोगों का अंदाजा बिल्कुल सही होता है। सरात एक नंबर का घटिया इंसान होता है। वो लिसा के पीछे इसलिए पड़ा हुआ होता है क्योंकि लिसा एक अमीर खानदान की बेटी होती है और वो लिसा के दम पर अपने ख्वाहिशातों को भी पूरी कर सकता है। और बेचारी लिसा सरात के प्यार में इतनी पागल होती है कि वो उसकी कही हुई हर बात मानती है। आगे पेज अपना सारा गुस्सा बास्केटबॉल पर निकालता है क्योंकि उसे रोनी और फा की नजदीकियां बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती। तो यहाँ पर विट पेज को समझाता है कि मुझे नहीं लगता कि फा रोनी से प्यार करती है, क्योंकि फा जिस तरह तुम्हें देखती है मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। तो पेज कहता है अगर वो मुझे पसंद करती है तो वो फिर रोनी के साथ क्या कर रही है, उसे क्यों मौका दे रही है। तो विट कहता है मैं इन सारे मामलों में एक्सपर्ट हूँ और मैं लड़कियों का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि वो किसके प्यार में पड़ी हुई है, और मैं फा का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि वो तुमसे प्यार करती है और वो रोनी के साथ क्या कर रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले पूरी सच्चाई जानकर ही कोई फैसला करना। वैसे क्या तुमने रोनी को ये बात बताई कि तुम फा को पसंद करते हो? तो पेज कहता है इस बारे में रोनी को बताकर ही क्या फायदा जब हम दोनों के बीच कुछ है ही नहीं। तो विट कहता है अरे मेरे भाई इस तरह मायूस मत हो और ना ही इस तरह हार मानो। मैं कह रहा हूँ ना कि फा तुम्हें पसंद करती है, तो प्लीज लगे रहो, एक ना एक दिन फा तुम्हारी जरूर होगी। दूसरी तरफ रोनी फा से मिलने के लिए बार बार उसके घर आता है और रंफा को ये सब अच्छा लगता है क्योंकि इसी तरह उसकी बेटी रोनी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर डंप कर पाएगी। आगे फा की बुआ को फा पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हारी हरकतों को देखकर तो मुझे तुम्हें मारने का मन कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? तुम भी अपनी माँ की वजह से मजबूर हो। लेकिन एक बात कहूँ, अगर इस बारे में पेज को पता चला, तुम्हें पता है उस पर क्या बीतेगी? तुम्हें पता है ना वो तुम्हें पसंद करता है और तुम उसके ही कजन के साथ नैन मटक्का कर रही हो सिर्फ अपनी माँ का बदला लेने के लिए। ये ठीक नहीं है फा, प्लीज ये सब जिद छोड़ दो और अपनी लाइफ को मुश्किल मत बनाओ। कि तभी वहाँ पर रंफा आ जाती है और बुआ को खूब डांटती है और कहती है मेरी और मेरी बेटी की मामले से दूर रहो। फा मेरी बेटी है और वो सिर्फ मेरा ही कहना मानेगी, समझी? तो बुआ को बहुत ही गुस्सा आता है रंफा पर वो चाहकर भी उसे कुछ भी नहीं कह पाती और वहाँ से चली जाती है। आगे रंफा फिर से अपनी बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है तुम अपना बदला नहीं भूल सकती। तुम्हें याद है ना कि उन लोगों ने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया है, तो तुम्हें अपनी माँ का बदला लेना ही होगा। तो फा यहाँ पर अपनी मॉम को शांत करती है और बातों को बदलने की कोशिश करती है और कहती है मॉम कल मैं उनकी हवेली जा रही हूँ, तो कल मैं क्या पहन कर जाऊँ, प्लीज मॉम मुझे बताइए ना। तो रंफा कहती कल तुम उस पैच के साथ उस हवेली में जा रही हो तो तुम्हें पैच के लिए तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ रोने के लिए ही तैयार होगी और उसके ही करीब जाओगी। अगर तुमने पैच के करीब जाने की कोशिश की तो याद रखना कि तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। तो फा कहती है मॉम आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो रंफा कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना मैं क्या कर जाऊंगी वो मैं खुद भी नहीं जानती। अगले दिन फा पैच के साथ हवेली जाती है और वहाँ जाकर उसके कजन की वेडिंग की सारी तैयारियां करती है उनके हिसाब से। कि तभी उधर से दादी आती है और वो जैसे ही फा को देखती है उसे देखते ही उन्हें रंफा की याद आती है क्योंकि फा बिल्कुल रंफा की तरह दिख रही होती है। लेकिन तभी पैच अपनी दादी को बताता है कि ये फा है और उसके ऑफिस में काम करती है। तो दादी ये बात सुनकर सैड हो जाती है, लेकिन दादी को फा की सारी हरकतों में सिर्फ रंफा की ही याद आती है क्योंकि फा बिल्कुल रंफा की तरह बिहेव कर रही होती है। आगे फा पैच के साथ अंकल रोनाफी के घर जाती है क्योंकि अंकल रोनाफी अपने बेटे की शादी के लिए एक अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं ताकि वो अपने बेटे और बहू को गिफ्ट कर सके। तो फा जब उनके घर जाती है तो उसके दिमाग में अपनी मॉम की ही सारी बातें घूमने लगती है कि उसकी मॉम ने कहा था कि वो उन लोगों से नफरत करे क्योंकि उन लोगों की वजह से उसकी मॉम की लाइफ बर्बाद हो गई है। और फा यही सारी बातें सोच सोच कर उन लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती और इसी चक्कर में वो बेहोश भी हो जाती है। तो सारे लोग मिलकर फा की बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं, वो भी अपनी बेटी की तरह। तो फा उन लोगों का ऐसा बिहेवियर देखकर तो पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि वो लोगों से बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। तो फा भी उन लोगों से अपने किए की माफी मांगती है। तो वो लोग कहते हैं इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से तुम बेहोश हो गई, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। आगे फा उन लोगों के घर से वापस आ जाती है और फा पेज से माफी मांगती है क्योंकि आज उन लोगों के साथ उसने रूड बिहेव किया होता है। तो पेज कहता है तुम बेकार की ही बातें सोच रही हो, उन लोगों को तुम्हारी बातों का कोई भी बुरा नहीं लगा और वैसे तुमने कुछ बिहेव भी तो गलत नहीं किया है, तो खुद को ब्लेम करना बंद करो ठीक है और घर जाकर आराम करो।
आगे फा घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम कहीं चली गई है और उनका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा। तो फा पागलों की तरह अपनी मॉम को हर जगह ढूंढने लगती है, जिस चक्कर में वो अपना सैंडल भी छोड़ देती है क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं रहता कि तभी वहाँ पर पैच आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। तो उसे फा के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे फा को उसकी मॉम मिल जाती है और यहाँ पर उसकी मॉम फिर से पागलों की तरह कर रही होती है। तो फा अपनी मॉम को शांत करती है और उन्हें घर लेकर आती है और अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है अब मुझे पता चला मॉम आप उन लोगों से इतनी नफरत क्यों करती है। वो लोग ऐसो आराम में अपनी लाइफ बिता रहे हैं और हम लोग यहाँ पर गरीबी में मर रहे हैं। अगले दिन विट बिल्कुल थाना की तरह गेटअप करके प्लोई के सामने आता है क्योंकि उसे पता चला होता है कि प्लोई को अपने पापा की तरह का लड़का पसंद है। जब सारे लोग विट का ऐसा गेटअप देखते हैं उनकी हंसी रुकने का तो नाम ही नहीं लेती। तो यहाँ पर विट कहता है मैं यहाँ पर थाना कौन के तरह बनकर आया हूँ क्योंकि मुझे पता है प्लोई को अपने पापा जैसे लड़के पसंद है। तो यहाँ पर विट कहता है अगर ऐसी बात है तो हाय डैड आप कैसे हैं। और यहाँ पर सब विट का खूब मजाक बनाते हैं क्योंकि विट इस अवतार में बिल्कुल जोकर की तरह लग रहा होता है। आगे प्लोई कहती है तुम्हें इस तरह गेटअप करके मेरे सामने आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ये सब करके मेरा दिल नहीं जीत पाओगे, इसलिए बेकार के एक्सपेरिमेंट करके खुद का मजाक मत बनाओ समझे। तो विट कहता है ठीक है मेरी माँ आइंदा से मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने की बहुत कोशिश कर रही होती है पर उसे 3 महीने से पहले कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा होता कि तभी वहाँ पर पैच आता है उसके लिए कॉफी लेकर और पैच फा को ये भी कहता है अगर तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है तो तुम मेरी हेल्प ले लो, मेरा एक कजन बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, वो तुम्हारी मॉम को अच्छे से ट्रीट करेगा। तो फा कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचने के लिए। तो पैच कहता है अगर कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो बेहिचक मेरे पास आकर मुझे कहना ठीक है। और पैच फा को एक सैंडल गिफ्ट करके वहाँ से चला जाता है। जब फा उस सैंडल को देखती है तो वो सैंडल सच में बहुत ही प्यारा होता है। आगे वो अपनी भतीजी को इस तरह सैड देखती है तो वो अपनी भतीजी से पूछती है जब से तुम उस हवेली से आई हो तब से तुम बहुत ही चुप चुप रहने लगी हो, क्या बात है। तो यहाँ पर फा कहती है वो लोग बहुत ही ऐसो आराम से रह रहे हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल लग्जरी है। तो बुआ कहती है तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम ऐसे हालात में जी रही हो। तो फा कहती है मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा बल्कि मुझे अपने पापा के लिए बुरा लग रहा है। पापा हमेशा मॉम की सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करते थे पर वो कभी भी मॉम के लिए काफी नहीं होता था, पर मेरे लिए वो सब कुछ परफेक्ट होता था क्योंकि पापा जो भी करते थे पूरे दिल से करते थे और पापा ये सब करके भी कभी भी मेरी मॉम की नजरों में जगह नहीं बना पाए। मुझे बस इस बात का रिग्रेट हो रहा है वो लोग कितने प्यार से अपनी लाइफ जी रहे हैं और मैं इसलिए मुझे अपने पापा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। इधर रंफा भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और वो खूब रोती है। आगे प्लोई अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए घर आती है तो यहाँ पर थाना अपनी बेटी को समझाता है कि अगर विट तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए, विट बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुम्हें लेकर सीरियस है। तो प्लोई कहती है पता नहीं पापा विट मेरे लेकर सीरियस है या नहीं, वो एक नंबर का प्ले बॉय है, वो हमेशा खूबसूरत लड़कियों के पीछे भागता फिरता है तो फिर वो अब मेरे पीछे क्यों भाग रहा है। तो थाना कहता है किसने कहा कि मेरी बेटी सुंदर नहीं है, अगर मेरी बेटी थोड़ा सा मेकअप कर ले और अच्छा सा ड्रेसअप कर ले तो वो सारी लड़कियों को फेल कर सकती है, इसलिए खुद को कम आंकना बंद करो और विट को एक मौका देकर देखो। तो प्लोई को भी लगता है कि विट सच में उसके लिए सीरियस है तो वो विट को मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। आगे प्लोई विट को कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। तो विट उसके सारे टेस्ट में पास होता है और कहता है अब तो मैं तुम्हारे सारे टेस्ट में पास हो गया, अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी ना। तो प्लोई कहती है हाँ। तो विट ये सुनकर बहुत ही खुश होता है कि फाइनली प्लोई ने उसे बॉयफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट तो किया। आगे पैच के ऑफिस में एक प्रॉब्लम हो जाती है, उसी की कंपनी का एक बंदा उसी की कंपनी से धोखाधड़ी कर रहा होता है और जब इस बारे में पैच को पता चलता तो वो उस बंदे को पकड़ने के लिए चियांग माई जाने का फैसला करता है और वो अपने साथ फा को भी जाने को कहता है क्योंकि फा चियांग माई से बिलोंग करती है तो वो वहाँ के रास्ते अच्छे से जानती होगी। तो फा जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले पैच फा को लेने के लिए उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। इधर जब रंफा को पता चलता है कि फा पैच के साथ चियांग माई जा रही है तो वो फा को रोकती है पर फा रुकने का नाम नहीं लेती और वो अपनी मॉम को समझाती है कि वो बिजनेस के काम से पैच के साथ जा रही है, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं। पर उसकी मॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता चल रहा कि तुम उस पैच को पसंद करती हो और अपने मकसद से भटक रही हो, तुम बस रोने के साथ ही कहीं जा सकती हो, पैच के साथ नहीं, इसलिए उसे मना कर दो। पर फा इस बार अपनी मॉम की नहीं सुनती क्योंकि वो सच में काम के सिलसिले से पैच के साथ जा रही होती है पर उसकी मॉम समझने का नाम ही नहीं लेती, उल्टा उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। पर इस बार फा पर अपनी मॉम की बातों का कोई असर नहीं होता।
आगे वो दोनों चियांग मई पहुंच जाते हैं तो फा पूरे रास्ते गुमसुम रहती है और उदास भी रहती है। तो पेच को फा का ऐसा चेहरा नहीं देखा जाता तो वो उसका मूड चेयर अप करने के लिए उसे कहता है, चियांग मई तो तुम्हारा होम टाउन है ना, यहाँ पर तुम्हारी बहुत सारी यादें होंगी ना, तुम्हारा पूरा बचपन यहाँ पर बीता है, तुम तो शहर में अपने होम टाउन को मिस करती होगी ना। तो फा कहती है, मुझे सच में अपने होम टाउन की बहुत याद आती है, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती ना तो मैं कभी भी चियांग मई को छोड़कर कभी भी शहर नहीं जाती। और यहाँ पर फा पेच को अपने शहर के बारे में बताने लगती है और उसे बताकर वो स्माइल भी करने लगती है। तो पेच कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो किसी अच्छी जगह पर खाना खाते हैं, तुम्हें तो पता होगा कि यहाँ पर खाना अच्छा कहाँ मिलता है। तो फा पेच को एक ढाबे पर लेकर जाती है जहाँ का खाना बहुत ही मशहूर होता है। तो पेच को सच में वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो पेच यहाँ पर फा से उसके बचपन के बारे में पूछने लगता है कि उसका बचपन कैसा था और वो कैसे माहौल में पली बड़ी है। तो फा यहाँ पर पेच को बताती है, जब मेरे पापा जिंदा थे मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ थी, मुझे किसी बात की भी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन जब मेरे पापा गुजर गए मेरी लाइफ पूरी तरह से उलट पुलट गई। तो फा यहाँ पर पेच को अपने बचपन की बहुत सारी स्टोरी सुनाती है और वो पेच से भी पूछती है उसके बचपन की स्टोरी। तो यहाँ पर पेच उसे बताती है, मेरा बचपन मेरे कजन के साथ पूरी शैतानियों से भरा पड़ा हुआ। बचपन में जब भी मेरे कजन कोई भी गलती करते थे तो उनकी गलती की जिम्मेदारी मैं खुद लेता था, क्योंकि सारे कजन में मैं बड़ा था और मेरी जिम्मेदारी थी उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की। तो फा कहती है, मुझे भी इस बारे में रोनी ने बताया था कि तुम बहुत ही जिम्मेदार हो और हमेशा अपने कजन को बचाने की ही कोशिश करते हो। तो पेच जैसे ही रोनी का नाम सुनता है बेचारे का मुंह पूरी तरह से लटक जाता है और वो फा से पूछता है, क्या तुमने रोनी को बताया कि तुम मेरे साथ चियांग मई आ रही हो? तो फा कहती है, मैं रोनी को इस बारे में क्यों बताऊंगी, मैं तो यहाँ पर काम के सिलसिले में आई हूँ, तो मैं उसे अपनी हर बात क्यों बताऊँ। तो पेच को ये बात सुनकर अच्छा लगता है। उसी तरह प्लॉय और विट की लव स्टोरी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और इन दोनों की बॉन्डिंग धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। आगे विट ऑफिस पहुँचता है और वहाँ जाकर जब सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं। तो वो वहाँ के मैनेजर से पूछता है, अगर अपार्टमेंट का सब कुछ अच्छे से बनाया गया है तो फिर कस्टमर की इतनी सारी कंप्लेंट क्यों आ रही है? मुझे उस इंजीनियर से मिलना है जिसने ये अपार्टमेंट बनाया है, क्योंकि मैं खुद उससे मिलकर ये सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि जब उसे अपार्टमेंट बनाने के लिए सारे मटेरियल्स दिए गए थे तो फिर ये सारी कंप्लेंट क्यों आ रही है। तो पॉल यहाँ पर अपनी करतूत छुपाने के लिए पेच को कहता है कि अभी इंजीनियर यहाँ पर नहीं है, जैसे ही वो आते हैं मैं आपसे उनकी मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ। और इस बात को वो टाल देता है क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट में घोटाला किया होता है और किसी को इस बारे में जरा सी भी भनक नहीं होती। दूसरी तरफ मीना पेच को सेड्यूस करने की कोशिश करती है पर पेच आंख उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखता, यहाँ तक तो उसे उसका नाम भी याद नहीं रहता। लेकिन मीना फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो पेच को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर फा आ जाती है डिनर लेकर, जिस वजह से मीना का सारा प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। तो मीना अपना सारा गुस्सा फा पर निकालने के लिए उसे जाकर जली कटी सुनाने लगती है और उस पर ये इल्जाम लगाने लगती है कि वो बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो फा भी पीछे नहीं हटती और वो भी मीना को 10 बातें सुना देती है, जिस वजह से उसका मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे पेच सारे कस्टमर से मिलता है और सारे कस्टमर से माफी मांगता है और कहता है, आपका जो भी नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई हम करेंगे। उसके बाद पेच अनु और मीना को घर वापस जाने को कहता है। तो अनु यहाँ पर मीना को पेच के साथ चिपकाने की कोशिश करती है पर पेच यहाँ पर अनु का एक भी पैतरा काम करने नहीं देता और उन दोनों को वापस भेज देता है। आगे अनु जाने से पहले अपने कजन पॉल से मिलती है और कहती है, यहाँ का मामला अच्छे से संभाल लेना, क्योंकि अगर हमारे घोटाले के बारे में पेच को पता चल गया तो हमारी जॉब हमारे हाथ से गई। तो पॉल कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ के मामले को संभालने की, लेकिन अगर मैं नहीं संभाल पाया तो फिर मेरा क्या होगा। तनु कहती है, तुम फिक्र मत करो, पेच को इस बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। इधर फा उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और फा को पता चल जाता है कि उन लोगों ने अपार्टमेंट बनाने में ढेर सारे घोटाले किए हैं, जिस वजह से अपार्टमेंट को घटिया क्वालिटी के मटेरियल से बनाया गया है और इसी वजह से उस अपार्टमेंट में इतनी सारी खराबी निकल रही है। आगे फा पेच को इस बारे में बता देती है। जब पेच ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, मैं इस मामले की जांच बहुत ही बारीकी से करूंगा और जिसने जिसने भी घोटाले किए हैं मैं उन सबको सजा दिलवाऊंगा। आगे रंफा रेडी होकर बाहर जा रही होती है तो बुआ पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो रंफा कहती है, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। तो बुआ कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाती हो, लेकिन आज तुमने जो फा के साथ किया है वो बहुत ही बुरा किया है। अगर आइंदा से तुमने फा को इस तरह जली कटी सुनाई या उसे जलील करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो रंफा कहती है, फा मेरी बेटी है, मैं उसके साथ जो भी करूँ वो मेरा मामला है, तुम कौन होती हो हमारे मामले में बोलने वाली। तो बुआ कहती है, जैसे तुम उसकी माँ हो वैसे मैं उसकी बुआ हूँ, मुझे उस प्यारी सी बच्ची का दर्द देखा नहीं जाता, लेकिन तुम एक माँ होकर उसे इतनी तकलीफ दे रही हो, क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो बस अपने आप से मतलब है, तुम्हारी बेटी जाए भाड़ में। तो रंफा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तो बुआ कहते हैं, अगर आइंदा तुमने फा के साथ कोई भी बदतमीजी की तो मैं ज्यादा बोलूंगी और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी, समझी? क्योंकि ये मेरा घर है और मैं अपने घर में किसी भी मासूम बच्चे के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। तो बुआ रंफा की सारी बातें सुन लेती है और मुंह ऐंठ कर वहाँ से चली जाती है। आगे रंफा अपने पापा के घर जाती है और वहाँ जाकर अपने कमरे में समय बिता
जाती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। आगे उसके पापा जब उसके कमरे में उससे मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उसके पापा को पता चलता है कि रंफा जुताथेप की फैमिली को बर्बाद करने का कोई प्लान बना रही है। तो रंफा के पापा ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी बेटी कैट को इस बारे में बताते हैं। तो कैट थाना और अपनी फैमिली को रंफा के बारे में बताती है और कहती है मुझे लगता है कि रंफा कोई बड़ा प्लान कर रही है हमारी फैमिली को नुकसान पहुँचाने के लिए। वैसे तो वो मेरी बहन है लेकिन मुझे अपनी बहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था इतने सालों में वो बदल गई होगी लेकिन अब भी वो वैसी ही है। काश मैं उससे मिलकर उसे समझा पाती और हमारे प्रति उसके दिल में जो भी नफरत है उसे निकाल पाती। आगे फा पैच के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है और वो दोनों बाहर में बहुत ही घूमते फिरते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर पैच फा को कहता है अपने खानदान की इकलौती संतान होना कितना अच्छा होता है ना। फा कहती है ऐसा क्यों? तो पैच कहता है क्योंकि इकलौता होने के बहुत सारे फायदे हैं। तुम अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें किसी के बारे में सोचना नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम्हारे बहुत सारे भाई बहन होते हैं तो तुम्हें उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है जो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एक बड़े होने के नाते अपने भाई बहन को खुश रखना हमारा फर्ज होता है, जिस वजह से हम अपनी खुशियों को कुर्बान करके उन्हें खुशियाँ देते हैं। तभी पैच को रोनी का कॉल आ जाता है और रोनी फा से बात करने की डिमांड करता है। तो फा रोनी से बात करने लगती है और वो पैच को उन दोनों का एक दूसरे से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसका मूड पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो कहता है हमने बहुत बाहर घूम फिर लिया, अब हमें घर जाना चाहिए। तो फा कहती है लेकिन अभी तो मुझे बहुत कुछ आपको दिखाना है। तो पैच कहता है आज का कोटा पूरा हो गया, अब मेरा और मूड नहीं है, मैं थक गया हूँ। और पैच फा को अपने साथ होटल लेकर चला जाता है। आगे वो दोनों होटल जाते हैं तो फा को लग कि वो पैच के साथ एक ही होटल रूम में रहेगी, लेकिन तभी पैच उसे बताता है कि ये डबल बेडरूम है और यहाँ पर डबल लॉक भी है, इसलिए तुम जिस रूम में चाहो उस रूम में जाकर सो सकती हो। तो फा कहती है फिर मेरे लिए ये छोटा ही बेडरूम ठीक है, मुझे छोटे कमरे में ही सोने की आदत है। और फा उस छोटे से रूम में चली जाती है। आगे फा पेच की बातों को जब ध्यान से सोचती है तो उसे पेच पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो कोई चीज नहीं है जो वो किसी को भी दान दे दे। और उसे पेच की इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा भी आता है, लेकिन उसे खुद पर भी गुस्सा आता है क्योंकि ये सारा रायता तो उसी का फैलाया हुआ होता है। आगे रोनी फिर से फा को कॉल करता है और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इधर पेच उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है तो उसे बहुत ही जलन होती है और अपने गुस्से और जलन कम करने के लिए वो खूब ड्रिंक करता है। आगे फा सो रही होती है कि तभी जोर से बिजली कड़कने लगती है, जिस वजह से उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगते हैं क्योंकि उसके पापा की मौत बरसात में हुई थी और किसी ने भी उसके पापा की हेल्प नहीं की और ना ही उसकी मॉम ने की थी, जिस वजह से उसके पापा बरसात में ही मर गए थे। और ये ट्रॉमा फा को बचपन से ही होता है, इसलिए जब भी बारिश होती है तो फा पूरी तरह से डर जाती है और वो अकेले नहीं रह पाती, तो इसलिए वो रूम से बाहर निकल जाती है। इधर पेच भी ये सब नोटिस कर लेता है क्योंकि फा ने उसे बताया था कि उसे बरसात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे फा काम का बहाना बनाकर उस पेच के साथ रहती है ताकि वो इस बरसात में अकेली ना रहे। आगे वो दोनों काम कर रहे होते हैं कि तभी फा की नजर वाइन के बोतल पर पड़ती है और वो उसे देखकर उसका मन पूरी तरह से डोल जाता है और वो उसे पीने की चाह रखती है। तो पेच कहता है अगर तुम पीना चाहती हो तो पी सकती हो, लेकिन एक ही गिलास, समझी? तो फा बड़े मजे से एक गिलास वाइन पीती है और एक गिलास वाइन पीते ही उसे पूरी तरह से नशा हो जाता है। तो पेच कहता है अब पीना बंद करो, तुम्हें चढ़ गई है। तो फा कहती है तुम इतने कंजूस क्यों हो, मैंने तो बस एक ही गिलास पी है, थोड़ा सा और पी लूंगी तो क्या हो जाएगा। तो पेच कहता है अगर तुमने और थोड़ा पिया ना तो तुम खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर पाओगी, इसलिए चुपचाप अपने रूम में जाकर सो जाओ। तो फा कहती है बरसात खत्म होने के बाद मैं अपने रूम में सोने के लिए चली जाऊंगी, तुम जाओ सोने के लिए। तो पेच कहता है मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम अपने कमरे में नहीं चली जाती। तो फा ये सारी बातें सुनकर पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है तुम्हें पता है मुझे अभी कैसा फील हो रहा है? जब ड्रामा में हीरो और हीरोइन एक आइलैंड में फंस जाते हैं और वहाँ जाकर हीरोइन ड्रिंक कर लेती है तो हीरो उसे जिस तरह रोकता है ना उसी तरह तुम मुझे रोक रहे हो। तो पेच कहता है लगता है तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामा देखती हो, जब तुम इतना ही ड्रामा देखती हो तो तुम्हें पता ही होगा जब वो दोनों नशे में होते हैं तो उनके बीच क्या होता है। तो फा कहती है मेरा रूम में जाकर सो जाना ही बेहतर होगा और फा नशे की हालत में कुर्सी को लेकर अपने रूम में जाने लगती है। तो पैच कहता है कुर्सी को यहीं पर छोड़ दो, तुम जाओ सोने के लिए। और इस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो पैच अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो फा को किस कर लेता है। तो फा भी अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी पैच को किस कर लेती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे पैच फा को कहता है तुम्हें रूम में जाकर सो जाना चाहिए और वो फा को रूम में भेज देता है। फा के रूम में जाते ही पैच को फिर से रोनी का कॉल आ जाता है और रोनी पैच को कहता है भाई तुम अब भी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ काम ही कर रहे थे, भाई कम से कम उसे आराम तो करने दो, रात में तो उससे काम ना करवाओ। तो पैच जैसे गर्लफ्रेंड का नाम सुनता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो रोनी को कहता है फा तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बन गई? तो रोनी कहती है अभी नहीं बनी है, लेकिन क्या पता आगे चलकर बन जाए। फा जब ट्रिप से वापस आ जाएगी तो मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। तो पैच जैसे ये सुनता है कि उसका भाई फा को पसंद करता है, ये बात सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। इधर फा बिजली
बिजली के कड़कने से पूरी तरह से डर जाती है और वो फिर से अपने रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर पैच उसे रूम से बाहर निकलने नहीं देता और कहता है अपने रूम में ही रहो, क्योंकि अगर तुम इस दरवाजे के इस पार आ गई तो उसके बाद हम दोनों के बीच जो भी होगा मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्लीज इस दरवाजे के उस पार ही रहो। और ये दोनों दरवाजे के आर पार रहकर एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाते हैं। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ रोनी अपने भाई और वीट को अपने साथ डिस्को जाने को कहता है, तो वो दोनों जाने से मना कर देते हैं। तो रोनी कहता है जब से तुम दोनों की गर्लफ्रेंड बनी है तब से तुम लोग तो अपने भाई को भूल ही गए हो। तो रौनक कहता है अगर तुम अपनी लाइफ से इतना ही बोर हो रहे हो तो गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते, फिर तुम भी हमारी तरह अपनी लाइफ एंजॉय करना। वैसे तुम उस फा को पटाने की कोशिश कर रहे थे ना, फिर तुम दोनों का क्या बना। तो रोनी कहता है भाई अभी प्रोग्रेस चल रहा है, देखो आगे क्या हो। तो वीट जैसे ये जानता है कि रोनी भी फा को पसंद करने लगा है, तो वीट रोनी को बता देता है कि पेच भी फा को पसंद करता है, इसलिए वो कोई भी फैसला करने से पहले पेच के बारे में जरूर सोचे। अगली सुबह फा पेच को अवॉइड करके अपनी दोस्त से मिलने के लिए आ जाती है और अपनी दोस्त को पूरी स्टोरी बताती है। तो उसकी दोस्त ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है और कहती है फाइनली तुम्हें अपना प्यार मिल ही गया, इसलिए अब अपने बदले बदले को छोड़ो और अपनी लव लाइफ पर ध्यान दो। तो फा कहती है तुम्हें भी पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो उसकी दोस्त उसे समझाती है कि तुम अपनी मॉम की हाथों की कठपुतली बनना बंद करो और अपनी लाइफ को खुलकर जियो। आगे वो लोग ट्रिप से वापस आ जाते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आगे पैच उसे घर वापस छोड़ता है कि तभी वहाँ पर रोनी भी फा से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। जब पैच रोनी को वहाँ पर देखता है तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, तो फा को बहुत ही बुरा लगता है। आगे फा रोनी से पूछ ही लेती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो जो तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो रोनी कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता चला है कि पैच भी तुम्हें पसंद करता है और मैं अपने कजन का प्यार छीनकर खुद के लिए खुशियों का महल नहीं बना सकता, इसलिए मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम दोनों के बीच सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे को डेट करना चाहते हो तो मैं तुम दोनों के बीच से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम दोनों के बीच चीजें ठीक नहीं रही तो मैं फिर तुम्हें डेट के लिए पूछूंगा। तो फा रोनी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही इम्प्रेस होती है, क्योंकि ये दोनों भाई एक दूसरे की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करने को तैयार होते हैं। आगे फा घर आती है तो उसकी मॉम उससे उसका हाल चाल पूछने के बजाय उससे सीधा ये क्वेश्चन पूछती है क्या कल रात वो पैच के साथ सोई थी। तो फा अपनी मॉम के मुँह से ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अपनी मॉम को समझाती है कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा मेरे और पैच के बीच कुछ भी नहीं हुआ। पर उसकी मॉम उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है मुझे पता है तुम उस पैच को पसंद करती हो, मुझे बताओ तुम उसके साथ सोई हो या नहीं, या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, मुझे बताओ क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। उन लोगों को दूसरों की फीलिंग्स का खून करना बहुत ही आसानी से आता है। तो फा कहती है मॉम मैं आपको कह रही हूँ ना कि मेरे और उसके बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तो आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही। और वैसे भी पैच उस टाइप का लड़का नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है। तो रफा कहती है तुम भी उन लोगों के जाल में फंसी गई ना, देखना जब वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें फेंक देंगे तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि उन लोगों पर भरोसा मत करना। और रफा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में फा को बदनाम करने के लिए सबके सामने ये अफवाह फैला देती है कि फा और पैच ने कल रात एक साथ बिताई है और उसके बाद पैच ने फा को डंप कर दिया। और ये बात आग की तरह पूरे ऑफिस में फैल जाती है। जब फा को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर सबका सामना करती है। लेकिन तभी उसे एक और बात पता चलती है कि पैच उसका ट्रांसफर करवा रहा है। ये बात जानकर तो फा के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इस ट्रांसफर की वजह से ये अफवाह पूरी तरह से सच साबित हो जाएगी। इधर पैच को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो फा का ट्रांसफर इससे करवाना चाहता है ताकि वो उससे दूरी बनाकर रख सके, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रोमी फा से प्यार करता है और फा भी रोमी को पसंद करती है, तो वो उन दोनों के बीच नहीं आ सकता। इसलिए वो फा से दूरी बनाने के लिए उसे अपने कजन के ऑफिस में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जब पैच की सेक्रेटरी उसे इस अफवाह के बारे में बताती है तो पैच का ये सब जानकर तो खून ही खौल उठता है और वो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसकी सेक्रेटरी उसे शांत करती है और कहती है अगर आप इस तरह रिएक्ट करेंगे तो वो लोग इस अफवाह को सच मान लेंगे, इसलिए आप ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए, इस मामले को मैं हैंडल करूंगी और उन लोगों को सबक सिखाऊंगी। आगे पेच फा से मिलने के लिए जाता है तो फा यहाँ पर पेच से डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि तुम मेरा ट्रांसफर क्यों करवा रहे हो, क्या ये सब उस रात की वजह से है, क्या उस रात की वजह से तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, क्या यही वजह है जिस वजह से तुम मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो। तो पेच फा को असली रीजन नहीं बताता, बल्कि उसे ये बताता है कि तुम्हें पता ही है कि मुझे बार बार ट्रिप पर जाना पड़ता है और बार बार अगर मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँ तो तुम्हारी इज्जत पर बात उठेगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें अपने भाई के ऑफिस में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, बस यही वजह है। और एक वजह ये भी है कि मैं नहीं चाहता कि इन सब की वजह से तुम्हारे और रोनी के रिश्ते में कोई भी गलत फहमी आए। तो फा कहती है लगता है आपने सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लिया है और अब मुझे सिर्फ हुक्म सुना रहे हैं, लेकिन इन सब का आखिरी फैसला मेरा ही होगा। और फा ये कहकर वहाँ से चली जाती है।
आगे फा उन लोगों की सारी बातों को सुनकर जा ही रही होती है कि अचानक वो गिरने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर रोनी आ जाता है और उसे बचा लेता है और अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर पेज भी उन दोनों को एक साथ देख लेता है तो बेचारे को बहुत ही बुरा लगता है, पर वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता। आगे फा अपने घर के बाहर बैठकर रो रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और कहती है, क्या हुआ, उन लोगों ने तुम्हें बदनाम कर ही दिया ना। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि उन लोगों पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तो फा कहती है, मॉम मैं इन सब से तंग आ चुकी हूँ, अब मैं और ये सब नहीं करना चाहती, मैं ये सब छोड़ना चाहती हूँ। तो रंफा कहती, इतनी जल्दी नहीं बेटा, हम लोग अपने मकसद के बहुत ही करीब आ चुके हैं, बस थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, बहुत जल्द हम अपनी मंजिल को पा लेंगे, उसके बाद हम लोग इस शहर को छोड़कर गाँव चले जाएंगे। वेल मुझे इस रंफा की समझ में नहीं आती, इसकी बेटी इतनी तकलीफ में है पर इसे अपनी बेटी से ज्यादा प्यारा अपना बदला है। अगले दिन रोनी पेज से मिलने के लिए जाता है और रोनी यहाँ पर डायरेक्टली पेज से पूछ ही लेता है कि क्या तुम फा को पसंद करते हो, अगर तुम फा को पसंद करते हो तो मैं तुम दोनों के रास्ते से हट जाऊंगा। तो पेज कहता है, तुम हमारे रास्ते से क्यों हटोगे, जबकि हमारे बीच कुछ ऐसा वैसा है ही नहीं, और वैसे भी मैं फा को पसंद नहीं करता, इसलिए तुम उसे पसंद कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। तो रोनी कहता है, क्या सच में, अच्छा मानो अगर मेरी और फा की शादी हो जाए तो क्या तुम्हें बाद में इस बात का कोई भी पछतावा नहीं होगा। तो पेज कहता है, मुझे कोई भी पछतावा नहीं होगा, उल्टा तो मुझे तुम दोनों को एक साथ देखकर खुशी होगी, और वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और पेज ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फा पेज की कंपनी से रिजाइन करके वहाँ से जा रही होती है। जब पेज को इस बारे में पता चलता है तो वो फा को रोकने के लिए जाता है और कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा, जबकि इन समय तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। तो फा कहती है, मैंने ऑलरेडी फैसला कर लिया है और मैं रिजाइन करके जा रही हूँ। तो पेज कहता है, अगर तुम रिजाइन करना ही चाहती हो तो तुम्हें ऑफिस के प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, अगर तुम रिजाइन करना चाहती हो तो तुम्हें 1 मंथ पहले नोटिस देनी होगी और अपनी जगह किसी अच्छे पीआर को रख कर उसे अपना सारा काम समझाना होगा, तभी तुम इस ऑफिस को छोड़कर जा सकती। तो फा कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी करके जाऊंगी, और फा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फा पेज के लिए एक अच्छी पीआर ढूंढ कर लाती है। तो पेज कहता है, मुझे कोई नई पीआर नहीं चाहिए, बल्कि तुम ही यहीं पर रहोगी और मैं तुम्हें रिजाइन करने नहीं दूंगा। तो फा कहती है, मैंने अपना मन बना लिया है और मैं रिजाइन करके जा रही हूँ। आगे पेज का मूड ठीक नहीं होता तो वो फा की बुआ की मिठाई की दुकान पर मिठाई खाने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर फा की बुआ पेज को इनडायरेक्टली वे में ये समझाने की कोशिश करती है कि जो हमेशा दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, इसलिए बिना पूरी सच्चाई जाने वो किसी भी फैसले पर ना पहुँचे। आगे रोनी फा को घर छोड़ने के लिए आता है और यहाँ पर रोनी फा से डायरेक्टली पूछ लेते है कि क्या वो पेज को पसंद करती है। तो फा रोनी की इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। तो रोनी कहता है, मुझे जवाब की जल्दी नहीं है, पहले तुम सोचो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, उसके बाद ही कोई फैसला करना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जो भी फैसला करो वो सही करो। इधर फा की मॉम उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो वो फा से पूछती है कि क्या रोनी उसके प्यार के जाल में फंस गया। तो फा कहती है, हाँ लगभग वो मेरे प्यार में फंसी गया है। तो रंफा ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है और वो कहती है, फिर तुम उसे अपने प्यार के जाल में इस तरह फंसाओ कि वो तुम्हारे बिना सांस लेने के बारे में सोचे ही ना, और जब वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे तब उसे तुम डंप कर देना, तब वो उसी तरह तड़प तड़प के जिएगा जिस तरह मैं जी रही हूँ। जब उसके माँ बाप उसे ऐसे तड़पते हुए देखेंगे तो वो लोग पूरी तरह से टूट जाएंगे और तब मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। आगे बुआ अपनी भतीजी को समझाती है, तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम 2 ऐसे इंसानों का दिल दुखा रही हो जो दिल के बहुत ही सच्चे और अच्छे हैं। तो फा कहती है, बुआ मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है उन लोगों के साथ इतना बुरा करके, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे अपनी मॉम के लिए ये करना ही होगा। तो बुआ कहती है, तुम अपनी मॉम के लिए ये सब कर रही हो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है जो तुम्हारी मॉम तुम्हें बता रही है वो सब सच है? जहाँ तक मैंने तुम्हारे मुँह से उन लोगों के बारे में सुना है उसे देखकर लगता है कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। अगर वो लोग इतने अच्छे हैं तो वो लोग एक लड़की के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि तुम्हें इस कहानी की पूरी स्टोरी जाननी चाहिए। तो फा अपनी मॉम की पास्ट की सारी कहानी जानने के लिए अपने नाना के पास जाती है और वहाँ जाकर अपने नाना से पूछती है। तो उसके नाना उसे पूरी बात बता देते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि रोनाफी कभी भी तुम्हारी मॉम से प्यार नहीं करता था, बल्कि वो उसे अपनी छोटी बहन मानता था, लेकिन तुम्हारी मॉम ही उसके भाईचारे को प्यार समझ बैठी, जिस वजह से आज वो ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है और वो उनसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर रही है। तो फा जब अपने नाना के मुंह से अपनी मॉम की सारी स्टोरी सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और फाइनली फा को यहाँ पर पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने उसे झूठी कहानी बताई थी। आगे फा पूरी स्टोरी जानकर अपने नाना के घर से निकल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर विट आ जाता है और वो फा को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। तो विट को ये सब बहुत ही अजीब लगता है, तो वो अगले दिन फा से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछ ही लेता है कि तुम मेरे नाना के घर पर क्या कर रही थी, आखिरकार तुम कौन हो? तो फा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो विट को पूरी सच्चाई बता देती है। जब विट को इस सब के बारे में पता चलता है तो उसे फा पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम अपने मामूली
जल्दी से बदले के लिए दो भाइयों को आपस में लड़वाना चाहती थी। आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने और तुम्हारी मॉम ने हमारे परिवार के साथ जो भी किया है उन सब के लिए तुम दोनों को माफी मांगनी होगी हमारी पूरी फैमिली से। पर फा माफी मांगने के लिए मना कर देती है और कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी अपनी मॉम को उस घर में लेकर नहीं जाऊंगी उन लोगों से माफी मांगने के लिए, क्योंकि भले ही मेरी मॉम गलत हो लेकिन मेरी मॉम की ऐसी हालत के जिम्मेदार तुम लोग ही हो। और यहाँ पर फा विट को अपनी मॉम की कंडीशन के बारे में बताती है। जब विट को पता चलता है कि फा कैसी अजियत से गुजर रही है तो उसे फा के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि फा भी एक नॉर्मल लाइफ जीना डिजर्व करती है पर वो अपनी फैमिली की वजह से एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही बल्कि घुट घुट कर जी रही है। तो विट को फा के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे विट फा को कहता है अब तुम आगे क्या करने वाली हो? तो फा कहती है मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब बर्दाश्त करना और ना किसी को मेरी सच्चाई बताना ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। तो विट कहता है तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो, अगर मैंने इस बारे में पैच को बता दिया तो फा कहती है अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं अपनी मॉम को यहाँ से लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी कि तुम कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुमने किसी को हमारे बारे में नहीं बताया तो जैसा मैंने तुमसे वादा किया मैं अपनी मॉम को मासी से जरूर मिलवाऊंगी। तो विट कहता है मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। वैसे फा क्या तुम्हें पैच के लिए बुरा नहीं लगता? इन सब में पैच की क्या गलती थी? तो फा इस बात का कोई जवाब नहीं देती और सिर्फ रोती रहती है। आगे फा मायूस होकर घर वापस आती है और बेचारी सैड होकर बैठी हुई होती है कि तभी उधर से पैच आता है। तो फा पैच को जैसे ही देखती है वो पूरी तरह से घबरा जाती है और वो पैच को कहती है आप बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए? कि तभी वहाँ पर फा की बुआ आ जाती है और वो फा को कहती है पैच यहाँ पर मिठाई लेने के लिए आया है, मैं इसकी मिठाई पैक करती हूँ तब तक तुम इससे बात करो। और वो ये कहकर अंदर चली जाती है। आगे फा पैच से पूछती है क्या वहाँ का मामला पूरी तरह से सेट हो गया? तो पैच कहता है मामला तो पूरी तरह से सेट हो गया लेकिन पॉल भाग गया है, लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करो, उसने इतने सारे घोटाले किए हैं कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने आया था कि मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है तो तुम इस डॉक्टर के पास जाकर अपनी मॉम को दिखा देना, ये डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हारी मॉम का बहुत ही अच्छे से इलाज करेगा। तो फा ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो पैच कहता है तुम मेरी होने वाली भाभी हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो फा जब पैच के मुँह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फा की मॉम आ जाती है और रंफा जैसे ही पैच को देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद हो गई, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बदनाम हो गई और मेरी बेटी के साथ इतना बुरा करने के बाद भी तुम उसके आगे पीछे मंडरा रहे हो। तो पैच यहाँ पर रंफा से माफी मांगता है पर रंफा पैच को सुनाने से बाज नहीं आती कि तभी वहाँ पर बुआ आ जाती है और रंफा को रोकती है और कहती है तुम मेरे कस्टमर से इस तरह बात नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ से चली जाओ। तो रंफा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे फा पैच से अपनी मॉम की तरफ से माफी मांगती है तो पैच कहता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी मॉम की कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर पैच फा को एक भाभी की तरह ट्रीट कर रहा होता है जो फा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो पैच के जाने के बाद फा अपना सारा भड़ास निकालती है और कहती है मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भाई से प्यार नहीं करती बल्कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, समझ आई? और अपनी सारी भड़ास निकाल कर राहत महसूस करती है। दूसरी तरफ सरात लिसा को पटाने के और उसके करीब जाने का एक मौका नहीं छोड़ता, क्योंकि इसी तरह वो लिसा को अपने प्यार के जाल में फंसा सकता है और उससे पैसे ऐड सकता है, क्योंकि ये सरात एक नंबर का कमीना इंसान होता है। शादीशुदा होने के बावजूद ये लिसा के साथ फ्लर्ट करता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है ताकि वो लिसा को अपना बनाकर उसके पैसों पर राज कर सके। वो एक प्लान बनाता है लिसा के साथ बाहर घूमने जाने का, क्योंकि आइलैंड पर तो इसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और वो आराम से लिसा को अपना बना पाएगा। पर लिसा को सरात के साथ अकेले बाहर जाने में थोड़ा डर लग रहा होता है, इसलिए वो प्लोई को कहती है क्या तुम मेरे साथ ट्रिप पर चलोगी, क्योंकि मुझे सरात के साथ अकेले जाने में थोड़ा डर लग रहा है। तो प्लोई कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ, अगर सरात को इस बारे में पता चला तो उसे बुरा लगेगा ना। तो लिसा कहती है फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि तुम लोग भी वहाँ पर पहुँच जाना और वहाँ जाकर हम लोग सरात के सामने ऐसी नौटंकी करेंगे कि जैसे हम लोग अचानक मिल गए। तो प्लोई कहती है ठीक है बाबा, ठीक है, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। आगे प्लोई अपने भाई को भी इस ट्रिप के बारे में बताती है और उसे भी अपने साथ चलने को कहती है। तो पैच कहता है तुम चाहती हो कि मैं तुम लोगों की निगरानी करने के लिए पहरेदार बनकर तुम लोगों के साथ चलूं? तो प्लोई कहती है भाई मुझे भी विट के साथ बाहर घूमने का मन है, प्लीज चलो ना। तो पैच की मॉम कहती है तुम्हारी बहन ठीक कह रही है, तुम्हारी बहन ठीक कह रही है, तुम्हें भी बाहर घूमना फिरना चाहिए, तुम कब तक काम में फंसे रहोगे, तुम भी बाहर जाओ और घूमो फिरो, ठीक है? और इस ट्रिप में अगर तुम प्लोई के साथ रहोगे तो मुझे प्लोई की कम फिक्र होगी। तो पैच कहता है ठीक है मैं चलूंगा। आगे विट रंफा से मिलने के लिए घर जाता है तो रंफा को जैसे ही पता चलता है कि विट उसकी बहन का बेटा है, ये बात जानकर तो रंफा को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी बहन ने भी उसे धोखा
लिखा दिया होता है उसके अनुसार। तो विट यहाँ पर अपनी मासी को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा आप मेरी मॉम के बारे में सोच, मेरी मॉम वैसी नहीं है, मेरी मॉम अब भी आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपसे मिलना चाहती है, प्लीज आप मेरी मॉम से मिल लीजिए। पर रंभा यहाँ पर विट की एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे खूब खरी खोटी सुनाती है कि तभी रंभा को फिर से पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं, जिस वजह से वो पागलों की तरह करने लगती है। तो विट रंभा का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर फा जाती है और अपनी मॉम को शांत करती है और उसे अंदर लेकर जाती है। तो रंभा कहती है, विट को हमारे बारे में कैसे पता चला, क्या तुमने उसे बताया, क्या उसने किसी और को भी बताया? तो फा कहती है, उसे एक्सीडेंटली हमारे बारे में पता चल गया है, लेकिन उसने वादा किया है कि वो हमारे बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। वैसे मॉम अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर यहाँ पर रुके तो हमारी सच्चाई बाहर आ जाएगी और वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। तो रंभा कहती है, मैं ऐसे नहीं जा सकती, अभी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। तो फा कहती है, मॉम मैं आपके मकसद को अधूरा नहीं छोड़ रही, हमें तो रोनी से मतलब है ना, और रोनी से तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो ही गया है, तो फिर हमें यहाँ पर रहने की क्या जरूरत है, हम बाहर रहकर भी तो रोनी से राब्ते में रह सकते हैं ना। लेकिन अगर हम ज्यादा देर यहाँ पर रुके तो हमारी सच्चाई उन लोगों के सामने आ जाएगी। तो रंभा कहती है, तुम सच कह रही हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फा चलो अपने शहर वापस चलते हैं। तो फा बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उसकी मॉम मान गई घर वापस जाने के लिए। आगे फा विट को कहती है, अब तुम्हें पता चला कि मैं किस नर्क में जी रही हूँ, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं अपनी मॉम को उन लोगों के पास लेकर जाऊँ माफी मंगवाने के लिए? तो विट कहता है, तुम्हारी मॉम की हालत बहुत ही खराब है, उन्हें तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो फा कहती है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया है और बहुत जल्द मैं अपनी मॉम को डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगी। तो विट कहता है, मुझे पता है तुम बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही हो, लेकिन इन सब में पैच की क्या गलती, क्या तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगता? तो फा कहती है, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो विट कहता है, तुम्हें पता है ना पैच तुम्हें पसंद करता है और जहाँ तक मुझे पता है तुम भी उसे पसंद करती हो, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम दोनों एक हो जाओ? तो फा कहती है, जो हो ही नहीं सकता, मैं उस बारे में नहीं सोच सकती, मैं पैच से दूर रहूंगी और बहुत जल्द मैं अपनी मॉम को यहाँ से लेकर तुम लोगों की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। तो विट को फा के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो एक ऐसे नर्क में जी रही होती है जहाँ पर वो खुलकर सांस भी नहीं ले पा रही होती। आगे वो लोग ट्रिप पर जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ जाकर पता चलता है कि रोनी फा को भी अपने साथ ट्रिप पर लेकर आया है। तो पैच जब रोनी और फा को एक दूसरे के साथ देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। आगे विट फा के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी मॉम को इस बारे में पता है? तो फा कहती है, मेरी मॉम ने खुद मुझे यहाँ आने की परमिशन दी है। तो विट कहता है, तुम्हारी मॉम ऐसा कैसे कर सकती है, तुम्हें एक लड़के के साथ अकेले ट्रिप पर भेज दिया? तो फा कहती है, जब मेरी मॉम को ही मेरी परवाह नहीं तो मैं दूसरों की परवाह क्यों करूँ? और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर प्लोई आ जाती है और प्लोई जब उन दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे ये गलतफहमी होने लगती है कि फा विट को उससे छीनने की कोशिश कर रही है और उन दोनों का कुछ न कुछ सीन चल रहा है। आगे फा खुद को रिलैक्स फील करवाने के लिए म्यूजिक सुन रही होती है कि तभी वहाँ पर पैच आ जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर एक दूसरे से बातें नहीं करते कि तभी वहाँ पर रोनी आ जाता है और वो पैच को जलाने के लिए फा के करीब जाने की कोशिश करता है और उसके साथ टच भी होने की कोशिश करता है ताकि पैच को इससे जलन हो और पैच खुद आकर सामने से कबूल करे कि वो फा से प्यार करता है। पर रोनी का ये प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है क्योंकि पैच कुछ भी नहीं कहता, उल्टा वो वहाँ से चला जाता है। आगे वो लोग होटल पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सरात और लिसा का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी उधर से सरात और लिसा आ जाते हैं। तो लिसा यहाँ पर उन लोगों के सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे वो लोग अचानक मिले हों। तो सरात जब लिसा की पूरी फैमिली को वहाँ पर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि अब उनकी फैमिली के रहते हुए वो लिसा के साथ कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही उसके साथ एक रूम में रह सकता है और बेचारे का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। आगे लिसा को सरात की बहुत ही टेंशन हो रही होती है कि कहीं सरात को उसकी इस हरकत की वजह से गुस्सा ना आ गया। तो प्लोई कहती है, अगर सरात तुमसे सच्चा प्यार करता है तो उसे इस बात का बुरा नहीं लगेगा, तुम टेंशन मत लो। तो लिसा कहती है, वैसे पहले तुम मुझे ये बताओ, फा को तो पैच पसंद करता है ना, तो फिर फा रोनी के साथ क्या कर रही है? तो प्लोई कहती, मुझे नहीं पता, लेकिन फा जैसी लड़कियां एक बंदे पर टिककर नहीं रहती, बल्कि इन जैसी लड़कियों का तो टारगेट हमेशा बदलता ही रहता है। पहले पैच था, फिर रोनी और अब किसी और को ही शिकार बना रही है। तो लिसा कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो प्लोई कहती है, कुछ भी नहीं, तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। दूसरी तरफ फा चेंज करने के लिए अपने कपड़े निकाल रही होती है कि तभी उसे उसकी माँ का एक लेटर मिलता है जिसमें उसकी माँ ने ये लिखा हुआ होता है कि अगर तुमने हमारे बारे में किसी को भी बताया तो वो परिवार वाले मुझे जेल में डाल देंगे क्योंकि वो लोग बहुत ही बुरे हैं और उन लोगों ने बरसों पहले मुझ पर किसी को मारने का इल्जाम लगाया था। तो फा जब ऐसी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ विट रोनी से पूछता है, भाई ये सब क्या चल रहा है, क्या सच में तुम फा को पसंद करते हो? तो यहाँ पर रोनी विट को बताता है कि मैं फा को पसंद करता हूँ पर एक बहन की तरह, मैं फा से प्यार नहीं करता बल्कि मैं तो फा और पैच को मिलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं फा को यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि पैच जब हम दोनों को एक साथ देखे तो उसे जलन हो और वो इसी जलन के मारे अपने प्यार का इजहार करे। तो विट कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि पैच इतनी आसानी से अपने दिल की बात
बात कबूल कर लेगा। तुम पैच को नहीं जानते क्या? उल्टा तुमने ये सब करके उसके दिल में और शक पैदा कर दिया है कि तुम फा को लेकर सीरियस हो। तो रोनी कहता है मैंने तो बस पैच की भलाई सोचकर ये सब किया, मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। तो विट कहता है छोड़ो, अब इस बात पर बहस करके कोई फायदा नहीं है। तो रोनी कहता है ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमें लिसा पर ध्यान देना होगा क्योंकि मुझे सरात के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आगे वो लोग सरात पर पूरी नजर रखते हैं ताकि वो लिसा के साथ कुछ भी गलत ना कर सके। दूसरी तरफ फा खुद को रिलैक्स फील करवाने के लिए बीच पर जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात पैच से हो जाती है। तो फा जैसे ही पैच को देखती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो पैच कहता है अब मेरे साथ रहना भी तुम्हें गवारा नहीं है। तो फा कहती ऐसी कोई बात नहीं है। तो पैच कहता अगर ऐसी बात नहीं है तो आओ मेरे पास बैठो। आगे वो दोनों साथ में बैठते हैं पर एक दूसरे से कोई बातें नहीं करते। तो पैच कहता है हम लोग कुछ देर के लिए पूरी दुनिया को भूल कर एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते, जो एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें करे और एक दूसरे से कोई भी राज ना छुपाए। तो फा कहती है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है। आगे वो दोनों कुछ देर के लिए पूरी दुनिया को भुलाकर एक अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे से बातें करते हैं। तो पैच यहाँ पर फा को कहता है प्लीज ऑफिस से रिजाइन करके मत जाओ क्योंकि मुझे पता है तुम्हें अपना काम बहुत पसंद है, तो फिर क्यों जा रही हो? तो फा कहती है मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती और ना ही तुम लोगों का और एहसान ले सकती हूँ। तो पैच कहता है भले तुम मेरा एहसान ना लो पर तुम रोमी का तो एहसान ले सकती हो ना। तो फा कहती है रोनी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और मैं अपने दोस्त का फायदा नहीं उठा सकती। तो पैच जैसे ये बात सुनता है कि रोनी सिर्फ उसका दोस्त है, ये बात सुनकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो कहता है अगर रोनी तुम्हारा दोस्त है तो फिर तुम प्यार किससे करती हो? और यहाँ पर पैच फा को अपने करीब लाता है जिस चक्कर में इन दोनों के बीच रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है। तो पैच को लगता है कि फा उसी से प्यार करती है, इसलिए तो उसने उसे करीब आने से बिल्कुल भी नहीं रोका और ना ही हिचकिचाई। तो पैच कहता है अब मुझे पता चल गया तुम मुझसे प्यार करती हो, तो एक बार प्लीज अपने मुँह से कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो फा पैच से दूरी बना लेती है और कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं मानती हूँ कि तुमने बहुत बार मेरी हेल्प की है और इसकी मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं इसके बदले तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तुम जब भी मेरे साथ रहते हो मुझे महफूज जैसा महसूस हो, जैसे एक बड़ा भाई अपनी बहन की परवाह करता है। मैं तुम्हें सिर्फ एक बड़े भाई की नजर से देखती हूँ, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और फा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर पैच फा को कहता है तुम मुझे अपने एक बड़े भाई के रूप में देखती हो, तो कौन सी बहन अपने भाई को इस तरह हक करती है और किस करती है? खुद को मेरे सामने इतना नीचा क्यों गिरा रही हो? तो फा कहती है मुझे माफ करना, मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए जिस वजह से तुम्हें ये सब गलतफहमी हो गई। तो पैच कहता है तुम इन सबको गलतफहमी कह रही हो, तुम्हें पता है तुम मेरे साथ कितना बुरा कर रही हो? तो फा कहती है हाँ मैं जानती हूँ क्योंकि मैं खुद बुरी हूँ तो मैं दूसरों के साथ से बुरा ही करती हूँ। और फा ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर खूब अपनी फूटी किस्मत पर रोती है। दूसरी तरफ विट और प्लॉय भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ हसीन पल बिताते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांस भी देखने को मिलेगा। आगे सारे लोग मिलकर पार्टी करते हैं तो फा और पैच का मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ होता है और वो दोनों एक दूसरे को ठीक ढंग से देखते भी नहीं। तो यहाँ पर लिसा पैच के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने लगती है जो फा को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। तो विट भी उसके पीछे चला जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि फा पेन में है और उसे उसके अलावा कोई भी नहीं संभाल सकता। इधर पैच भी चला जाता है क्योंकि उसे भी वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। आगे रोनी पैच के पास जाता है और कहता है भाई तुम्हारे और फा के बीच क्या हुआ है? जब से तुम दोनों बीच से वापस आए हो तब से तुम दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। तो पैच कहता है मैं उस फा के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, अगर तुम्हें उसके बारे में बात करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो रोनी कहता है आखिरकार क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझसे तो शेयर करो। तो पैच कहता है मैं उस लड़की के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता और एक बात मैं तुम्हें बता देता, अगर तुमने उस लड़की के साथ कोई भी रिश्ता रखा ना तो बाद में तुम ही पछताओगे क्योंकि वो लड़की जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो रानी यहाँ पर पैच से ये बात जानने की बहुत कोशिश करता है कि आखिरकार उन दोनों के बीच क्या हुआ, पर पैच कोई भी बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता। दूसरी तरफ विट फा के पास जाता है और उससे पूछता है तुम ठीक हो ना? तो यहाँ पर फा विट से पूछ ही लेती है कि क्या पास्ट में मेरी मॉम ने किसी को जहर दिया था या उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया था, क्योंकि मुझे ये बात जाननी है। तो विट कहता है तुम्हें ये बात क्यों जाननी है? तो फा कहती है प्लीज मुझे बताओ, मुझे ये सच्चाई जाननी है। तो विट कहता है अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है मेरी मॉम ने मुझे बताया है कि तुम्हारी मॉम ने छोटी दादी को जहर दिया था और इसका सारा इल्जाम रोनी की मॉम पर लगाने की कोशिश की थी, लेकिन तभी उनका भांडा फूट गया और सबके सामने उनकी सच्चाई आ गई, जिस वजह से बड़ी दादी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जब फा ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से रोने लगती है क्योंकि उसकी मॉम ने फिर से उससे झूठ बोला होता है। तो विट यहाँ पर फा को संभालता है और कहता है शांत हो जाओ। और इधर प्लोई उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो प्लोई को ये गलतफहमी हो जाती है कि विट और फा मिलकर उसे चीट कर रहे हैं। तो वो रोते रोते अपने भाई के पास जाती है और कहती है भाई मुझे घर वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो पैच कहता है ठीक है कल सुबह हम लोग वापस चले जाएंगे। दूसरी तरफ सरात इस रात का भरपूर फायदा उठाता है और वो लिसा को नशे की दवाई
दवाई पिलाकर उसके साथ जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है। आगे विट भी वापस आ जाता है और उन लोगों से पूछता है क्या हुआ, तुम लोग इतने सैड क्यों हो और लिसा कहाँ पर है। तो प्लोई कहती है वो बीच पर ही होगी। तो विट कहता है मैं अभी बीच से आ रहा हूँ, वहाँ पर लिसा नहीं थी और ना ही वहाँ पर सराद था। तो वो लोग जैसे ये जानते हैं कि वो दोनों ही मिसिंग है तो विट को पक्का यकीन हो जाता है कि वो सराद उसकी बहन के साथ कुछ ना कुछ जरूर गलत करने वाला है। इसलिए वो सीधा सराद के रूम पहुंच जाता है और वहाँ जाकर जब वो देखता है कि सराद उसकी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा है, ये देखकर तो विट का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सराद को खूब मारता है और मार मार कर उसका कचुम्बर बना देता है। लेकिन तभी रोनी और पैच उसे रोक लेते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि विट के हाथों किसी का कत्ल हो जाए। आगे लिसा बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही होती है क्योंकि उसकी वजह से उसके परिवार की इज्जत दांव पर लग गई होती है। तो यहाँ पर उसका भाई उसे संभालता है और कहता है इस समय तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और मेरी बहन कभी गलत कर भी नहीं सकती। अगली सुबह सारे लोग वापस आ जाते हैं तो रोनी फा को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पे रंफा रोनी को वही जहर वाले कांड की स्टोरी सुनाने लगती है और उसे ये भी कहती है कि अगर कोई ऐसा करे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। तो रोनी कहता है किसी की जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है, ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। तो फा अपनी मोम की ऐसी बातों को सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है और अपनी मोम को रूम में लेकर जाती है और कहती है आप रोनी से ऐसी बातें क्यों कर रही। तो रंफा कहती है क्योंकि मैं तुम्हें बता रही थी कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। तो फा कहती है मोम आप बस कीजिए, कब तक आप मुझसे झूठ बोलती रहेंगी, मुझे पता चल गया है कि उन लोगों ने आपको नहीं फंसाया था बल्कि आपने छोटी दादी को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। तो रंफा जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है तुम ये क्या बात कर रही हो, मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की बल्कि उन लोगों ने मुझे फंसाया है, क्या तुम्हें अपनी माँ पर बिलीव नहीं है। तो फा कहती है मॉम मैं अब थक चुकी हूँ आपकी झूठ को सुन सुनकर, अब मैं और आपकी झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो रंफा कहती है तुम अपनी मॉम से इस तरह कैसे बात कर सकती हो, क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें बोझ लगने लगी है। और यहाँ पर रंफा फिर से अपनी बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। तो फा कहती है मॉम मैं इन सब से थक चुकी हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ, क्या मैं ये डिजर्व नहीं करती। और फा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो रंफा अपनी बेटी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से रोने लगती है और अपनी बेटी के सामने ही अपनी जान देने की कोशिश करती है। जब फा ये सब देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो पागलों की तरह करने लगती है। लेकिन सही टाइम पर रोनी आ जाता है और वो उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो यहाँ पर फा अपनी माँ की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मानती है। तो सब उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करे। और यहाँ पर रोनी फा को कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेहिचक मुझे बताना। तो फा कहती है आपने ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प कर दी है, मैं बस आपसे एक फेवर चाहती हूँ कि आप इस बारे में पेज को प्लीज मत बताइएगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बारे में किसी को भी पता चले। तो बेचारा रोनी भी फा के कहने पर मान जाता है। दूसरी तरफ प्लोई अपनी मॉम को सारी बात बता देती है और फा और पैच के रिश्ते के बारे में भी बता देती है। और प्लोई अपनी मॉम को कहती है कि वो विट से ब्रेकअप करना चाहती है। ये बात जब उसकी मॉम को पता चलती है तो वो अपने बेटे को तो उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा था लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो रिश्ता भी हमारे हाथ से चला गया। तो पैच कहता है अगर आप मॉम लिसा की बात कर रही हैं तो मैं लिसा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब थाना अपने बेटे के मुँह से ऐसी बातें सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसका बेटा उस लड़के से बहुत प्यार करता है। तो थाना अपने बेटे से पूछता है आखिरकार तुम्हारे और उस लड़की के बीच ऐसा क्या हो जो तुम अब उसे नापसंद करने लगे हो। तो पेच कहता है पापा मैंने उस लड़की के बारे में जैसा सोचा था वो लड़की वैसी नहीं निकली। दूसरी तरफ सरात की वाइफ की एंट्री होती है जो सरात के पास पैसे मांगने के लिए आई हुई होती है, पर सरात उसे पैसे देने से मना कर देता है। तो उसकी वाइफ उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे सारे काले कारनामे सबके सामने ला दूंगी, इसलिए कल सुबह तक मेरे सारे पैसे तैयार रखना वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। इसी दफा डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ जाकर अपनी मॉम की बीमारी के बारे में उन्हें बताती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि जैसा तुमने अपनी मॉम के बारे में बताया उस हिसाब से तुम्हारी मॉम को बीपीडी है, शायद उनके दिल में कोई ऐसा ट्रॉमा बसा हुआ है जिस वजह से वो इस तरह बिहेव कर रही है। तो फा कहती है इस बीमारी का क्या इलाज है डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है तुम्हें अपनी मॉम को पैम्पर करना होगा, उन्हें खुश रखना होगा, तभी शायद तुम्हारी मॉम धीरे धीरे नॉर्मल हो पाएगी। आगे फा अपनी मॉम को बहुत ही अच्छे से पैम्पर करती है और उन्हें बहुत अच्छे से प्यार भी करती है। उसके बाद फा अपनी मॉम को कहती है मॉम आप अपनी लाइफ में जो चाहती है मैं आपको वो सब दूंगी, मैं आपको बहुत प्यार दूंगी, लेकिन आपको इस बदले को छोड़ना होगा क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहती हूँ, क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं कर। तो रंफा अपनी बेटी की खातिर अपने बदले को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है जैसा तुम कहोगी अब मैं वैसा ही करूंगी। दूसरी तरफ सरात लिसा का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तो लिसा के सारे कजन सरात को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं और उसे एक हॉल में बुलाता है जहाँ पर पैच सरात का सारा काला चिट्ठा सबके सामने रखता है। सबको ये भी बताता है कि सरात शादीशुदा है और इसने कंपनी से बहुत सारे घोटाले किए हैं। तो सरात पूरी तरह से पगला जाता है क्योंकि उसकी सारी करतूतें सबके सामने आ गई होती है कि तभी वहाँ पर रौनक आ जाता है और वो सरात को अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चला जाता है। तो सरात जाते जाते उन लोगों को कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे इस तरह अरेस्ट करवा दोगे तो मैं तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। आगे ये मामला पूरी तरह से क्लियर
हो जाता है तो विट प्लोई से बात करने की कोशिश करता है, पर प्लोई उसे इग्नोर करती है। तो विट प्लोई से पूछता भी है कि आखिरकार क्या बात, वो उसे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही है, पर प्लोई उसे कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ सारे लोगों से अलविदा लेकर उस ऑफिस को छोड़कर जा रही होती है तो पेज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, पर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर फा को उस ऑफिस से जाने देता है। आगे सरात अपनी और लिसा की फोटो पूरे अखबार में छाप देता है और उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। जब ये बात विट को पता चलती है वो पूरी तरह से पगला जाता है कि तभी वहाँ पर फा आ जाती इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है जहाँ पर वो लोग सरात के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश करती है और लिसा को बेगुनाह साबित करती है। तो यहाँ पर एक रिपोर्टर पेज से एक सवाल पूछती है कि क्या ये सब जानने के बाद भी आप लिसा से शादी कीजिएगा, तो पेज कहता है इन समय लिसा की कोई गलती नहीं है तो मैं उसे गलत क्यों ठहराऊं, जैसा हमारी फैमिली ने हमारा रिश्ता पक्का किया था हमारा रिश्ता वैसा ही रहेगा। इधर फा जब सुनती है कि पेज लिसा से शादी करने वाला है, ये बात जानकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। आगे लिसा अपनी फैमिली के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है तो उसकी फैमिली उसे कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम माफी क्यों मांग रही हो। दूसरी तरफ पेज के सारे भाई पेज को समझाते हैं कि जब तुम लिसा से प्यार ही नहीं करते तो फिर तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो, प्यार और सहानुभूति दोनों अलग चीज होती है। पर पेज किसी की भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। आगे पेज को पता चल जाता है कि फा रंभा की बेटी है और वो यहाँ पर बदला लेने के लिए आई थी। ये बात जब पेज को पता चलती है तो उसे फा पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो यहाँ पर रोनी और विट पेज को समझाने की कोशिश करते हैं इसमें फा की कोई गलती नहीं है, फा ने जो भी किया वो सब सिर्फ अपनी मॉम के कहने पर किया। पर पेज यहाँ पर किसी की भी बात नहीं सुनता और कहता है उस लड़की ने हमारी लाइफ में आकर तहलका मचा दिया और तुम लोग अब भी उसी की साइड ले रहे हो। उसकी वजह से दो भाइयों में लड़ाई हो सकती है, उसकी वजह से प्लोई विट से अपना रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही है। जब ये बात विट को पता चलती है तो वो कहता है मेरे और फा के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी बहन है। तो रोनी कहता है हाँ मैं मानता हूँ फा यहाँ पर गलत इरादे से आई थी, लेकिन वो तुमसे प्यार करती है, एक बार उसके बारे में भी तो सोचो कि वो किस मुश्किल से गुजर रही होगी जब ये सब कर रही थी। वेल फाइनली पेज को भी अकल आ जाती है कि फा ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही थी बल्कि मजबूरी में कर रही थी। तो वो फा से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि फा अपनी माँ के साथ ये शहर छोड़कर जा चुकी है। तो पेज ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। आगे फा खुद को रिलैक्स फील करवाने के लिए स्विमिंग करने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात पैच से हो जाती है। तो फा जैसे ही पैच को देखती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो पैच फा को बताता है मैंने यहाँ का अपार्टमेंट खरीद लिया है और मैं यहाँ पर 1 महीने के लिए रहने वाला हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर काम है। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा तो खुद का घर है ना। तो फा कहती है मेरा खुद का घर रेंट पर लगा हुआ है और वो लोग अभी खाली नहीं कर रहे, इसलिए मैं यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। वैसे तुम्हें कांग्रेचुलेशन, मैंने सुना तुम्हारी और लिसा की शादी फिक्स हो गई है। तो पेज कहता है ओ ऐसी बात है, वैसे तुम बताओ तुम कब शादी करने वाली हो, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम रोनी से शादी करोगी या विट से। वैसे तुम जिससे भी शादी करो होगी तो तुम मेरी भाभी ही। तो फा को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो पेज कहता है तुम तो यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आई थी, क्या स्विमिंग नहीं करोगी। तो फा कहती है मुझे अभी याद आया कि मुझे स्विमिंग नहीं आती और फा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो पेज फा को चिढ़ाकर बहुत ही खुश होता है कि फा इतनी आसानी से अपने मुँह से ये कबूल तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली कि वो उससे प्यार करती है, इसलिए उसे टेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं फा से अपने दिल की बात निकलवाने के लिए। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर बुआ पेज को फा की पूरी स्टोरी बताती है कि वो बचपन से किस तकलीफों से गुजरी हुई है। तो बुआ यहाँ पर पेज को कहती है फा भी तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो अपनी मॉम की वजह से कभी भी अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें ही उससे कबूल करवाना होगा कि वो तुमसे प्यार करती है। और ये सब करवाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि फा की मॉम कभी भी तुम्हें अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो पेज कहता है बुआ आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो लोग मुझे दिल से कबूल करे, बस इसमें आपको मेरी हेल्प करनी होगी। तो बुआ कहती है मैं तो दिल से चाहती हूँ कि तुम और फा एक हो जाओ और मुझसे तुम दोनों को एक करने के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं वो सब करूंगी। आगे पेज लिसा से भी मिलने के लिए जाता है। तो यहाँ पर लिसा पेज को कहती है मुझे पता है कि तुम फा से बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें मेरी वजह से अपने प्यार की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बिना प्यार की शादी ज्यादा दिन नहीं टिकती और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें बस अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पूरी जिंदगी तुम मेरे एक दोस्त बनकर ही रहो, इसलिए फा के पास जाओ, उसे मनाओ और घर वापस लेकर आओ, ठीक है। तो पेज लिसा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही राहत महसूस करता है। आगे पेज फा की दोस्त से मिलता है और उससे फा की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। तो उसे पता चलता है कि फा एक अपार्टमेंट ढूंढ रही है रहने के लिए। तो पेज फा की दोस्त का सहारा लेकर एक बिल्डिंग ही खरीद लेता है फा के नाम पर और इस बारे में फा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। तो फा की मॉम जैसे उस अपार्टमेंट
अपार्टमेंट को देखती है तो वो अपार्टमेंट फा की माँ को इतना पसंद आता है कि वो वहीं पर रहने की जिद करने लगती है। तो फा को भी अपनी मॉम की जिद माननी पड़ती है क्योंकि उस अपार्टमेंट का रेंट बहुत ही कम हो, और ये बात फा को खटकती भी है, पर उसकी दोस्त उसे इस तरह मैनिपुलेट करती है कि फा इस बात पर ध्यान भी नहीं देती और पैच इसी तरह फा की हेल्प करता है और फा को कुछ पता भी नहीं चलता। आगे फा को ये इत्तेफाक बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा हो और वो सीधा अपनी दोस्त से पूछती है कि क्या तुम्हें ये बात पता थी कि वो बिल्डिंग उन लोगों की है और तुमने ये बात मुझे नहीं बताई। तो उसकी दोस्त यहाँ पर फिर से उसे इमोशनली पट्टी पढ़ाती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे फिलहाल ही पता चला है, अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं थोड़ी तुम्हें वो अपार्टमेंट दिलाती। वैसे मेरे बॉस बहुत ही हैंडसम है, क्या तुम्हें बॉस से दोबारा मिलकर अच्छा नहीं लगा? क्या अब तुम हमारे बॉस से प्यार नहीं करती? तो फा कहती है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ नहीं हो सकती और ये बात तुम्हें पता है। अगले दिन फा अपनी मॉम को शॉपिंग के लिए लेकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर पैच आ जाता है और फा की मॉम को अपने साथ शॉपिंग पर जाने को कहता है, पर फा जाने से मना कर देती है। पर फा की मॉम पैच के साथ जाने के लिए मान जाती है क्योंकि पैच के पास बहुत ही अच्छी कार होती है और फा की मॉम धूप में पैदल नहीं चलना चाहती क्योंकि फा की मॉम को लग्जरी लाइफ स्टाइल बहुत ही पसंद है और फा इसी मौके का फायदा उठाकर उन लोगों की लाइफ में जगह बनाने की कोशिश करता है। पर फा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो पैच को कहती भी है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पैच कहता है मैं ये सब तुम्हारी मॉम के लिए कर रहा हूँ, उनके लिए इस तरह बाहर घूमना फिरना उनके लिए फायदेमंद है, तुम्हें अपनी मॉम को इस तरह बाहर घूमने के लिए ले जाना चाहिए ताकि वो खुद को अच्छे माहौल में अपने आप को ढाल सके। आगे रंफा को एक अंगूठी पसंद आती है तो वो उस शॉपकीपर को उस अंगूठी को निकालने को कहती है, पर वो शॉपकीपर रंफा को भिखारी समझकर उसके साथ बदतमीजी से बात करने लगती है। तो पैच को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो उस शॉपकीपर की बहुत ही क्लास भी लगाता है और उसके शॉप को छोड़कर दूसरे के शॉप पर जाकर सामान खरीदने लगता है। तो यहाँ पर रंफा को एक डायमंड इयररिंग बहुत ही पसंद आती है और वो उसे खरीदने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी बेटी उसे मना कर देती है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बेचारी रंफा सैड होकर उस इयररिंग को नीचे रख देती है कि तभी पेच कहता है अगर आपको ये इयररिंग पसंद है तो आप इसे ले लीजिए। तो फा कहती है हम इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकते। तो पैच कहता है तुम एक बार मेरी वजह से बदनाम हुई थी और मैंने उसका हर्जाना भी नहीं दिया था, तो इस इयररिंग को मेरा हर्जाना समझकर रख लो। और रही इस नेकलेस की बात तो ये नेकलेस मैं उसे दूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो रंफा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो उस इयररिंग को रख लेती है। आगे पैच रंफा को बहुत ही शॉपिंग कराता है जिससे रंफा को एक महारानी वाली फीलिंग आती है और रंफा बहुत ही खुश होती है पैच के साथ टाइम स्पेंड करके। पर रंफा को पैच का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि पैच उसकी मॉम पर खर्चे किए जा रहा होता है और फा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती क्योंकि वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती और अगर उसकी मॉम को इन सब की आदत लग गई तो फिर बाद में वो अपनी मॉम को कैसे संभालेगी। तो पैच कहता है इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, बल्कि तुम्हें तो डिसाइड करना है कि तुम रोनी से शादी करोगी या विट से। वैसे दोनों ही अमीर है लेकिन मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि तुम विट से शादी करो, वो बहुत ही अमीर है, अच्छा बंदा है और तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखेगा और इन सब खर्चों की तुम टेंशन मत लो। क्या मैं अपनी भाभी की माँ पर इतना भी खर्चा नहीं कर सकता? तो फा को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है विट मेरा दोस्त है, मेरा लवर नहीं। तो पैच कहता है विट तुम्हारा दोस्त है मतलब तुम रोनी से प्यार करती हो। तो फा कहती है रोनी तुम्हारा दोस्त है और मैं तुम्हारे दोस्त से कैसे प्यार कर सकती हूँ जबकि मैंने किस तुम्हें किया है। तो पैच जैसे फा के मुँह से ऐसी बातें सुनता है उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो फा कहती है तुमने अपने मुँह पर हाथ क्यों रखा है? तो पैच कहता है तुम इस तरह किसकी बातें सबके सामने करोगी तो मुझे शर्म आएगी ना। तो फा कहती है मजाक करना बंद करो। तो पैच कहता है ठीक है अच्छा तुम इन सारी शॉपिंग के पैसे देना चाहती हो ना, तो एक मंथ मेरे साथ काम करो। मैं यहाँ पर अपने कलीग्स को ट्रेन करने के लिए आया हूँ ताकि जब मैं यहाँ पर बिल्डिंग बनाऊँ तो वो लोग अच्छे से अपार्टमेंट का ख्याल रख सके और उन्हें अच्छे दाम पर बेच सके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर उन लोगों को ट्रेन करो। बस एक महीने की बात है, तुम्हें इस काम के बहुत अच्छे पैसे भी मिलेंगे और तुम्हें बोनस भी मिलेगा, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तो फा कहती है ठीक है। आगे वो दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। तो पैच जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है ना, उस प्रोजेक्ट के लिए उसने बहुत सारी जमीनें खरीदी होती है। जिस जमीन पर सिया की नजर होती है जो इस ड्रामा का विलन होता है, उसकी नजर हमेशा से उस जमीन पर होती है, पर वो जमीन उसे नहीं बल्कि पैच को मिल जाती है, जिस वजह से उसे पैच पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस जमीन को हथियाने के लिए नए नए पैतरे आजमाता है। और इन सब में पॉल भी उसका साथ देता है क्योंकि वो उसका चमचा होता है और पॉल की पैच से दुश्मनी भी होती है क्योंकि पैच की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई होती है, इसलिए वो पैच से बदला लेने के लिए सिया के साथ हाथ मिला लेता है और अपने साथ सरात को भी शामिल कर लेता है क्योंकि सरात को भी पैच से बदला लेना होता है, इसलिए ये तीनों मिलकर पैच को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। आगे पैच इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ही परेशान रहता है। तो फा पैच को इस तरह परेशान देखती है तो वो पूछती है कि क्या बात है। तो पैच कहता है मैं बहुत ही परेशान हूँ, क्या तुम्हारे पास मुझे शांत करने का कोई सोल्यूशन है? तो फा पैच को एक अच्छी सी जगह पर लेकर जाती है और कहती है जब भी मैं परेशान हुआ करती थी तो मैं यहाँ पर आती थी खुद को शांत करने के लिए। तो पैच इस मौके का भरपूर फायदा उठाकर फा से
अपने दिल की बात करता है और उसे ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन तुम खुद आकर मुझसे कहोगी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो जिस तरह मैं तुमसे करता हूँ। तो वह पैच के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे ही देखती रह जाती है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो पैच कहता है तुम्हें अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले सोच लो उसके बाद ही मुझे जवाब देना। दूसरी तरफ रोनी को फा और पैच को लेकर बुरे ख्वाब आते हैं जिस वजह से उसे लगता है कि उन दोनों की जान खतरे में है, इसलिए वो सीधा चियांग मई चला जाता है उन लोगों से मिलने के लिए। आगे फा शॉपिंग कर रही होती है कि तभी उसकी नजर सरात पर पड़ती है जो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है और फा को ये सब देखकर थोड़ा डर लग रहा होता है। तो वो पैच को कॉल करने की कोशिश करती है पर पैच उसका कॉल ही नहीं उठाता तो उसे पैच की फिक्र होने लगती है। तो वो पैच से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ पैच उसी जमीन पर काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सरात पैच पर बंदूक तान देता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन बीच में फा आ जाती है और वो गोली फा को लग जाती है और इस तरह फा पैच की जान बचा लेती है लेकिन खुद की जान खतरे में डाल देती है। तो फा बेहोश होने से पहले पैच से अपने प्यार का इजहार कर देती है और उसे बता देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो ये कहकर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर रोनी भी आ जाता है और वो सरात को पकड़ लेता है। आगे पैच फा को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो फा की हालत बहुत ही खराब होती है। तो पैच फा को इस हालत में देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। दूसरी तरफ रोनी हिम्मत जुटाकर फा की मॉम के पास जाता है और फा की मॉम को बताता है कि उनकी बेटी को गोली लग गई है। जब फा की मॉम ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है जिस वजह से उन लोगों को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इधर पैच के सारे कजन भी पैच को कहते हैं कि अब हमें फैमिली को रंफा के बारे में बता देना चाहिए। तो पैच अपनी फैमिली को कॉल करके रंफा के बारे में बता देता है। आगे फा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो पैच को राहत महसूस होती है कि फाइनली फा ठीक है और वो पूरी रात उसके पास ही रहता है और उसकी बहुत ही केयर करता है। तो उसका कजन कहता है तुम भाभी की फिक्र मत करो, वो ठीक है, बस वो अभी बेहोश है, जैसे ही वो होश में आ जाएंगी तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। उसी तरह रंफा को भी होश आ जाता है और रंफा अपना सारा गुस्सा पैच पर निकालती है और कहती है तुम तो मेरी बेटी से प्यार करने के दावे करते थे ना, तो फिर तुमने मेरी बेटी की जान खतरे में कैसे डाली? अगर तुम मेरी बेटी से जरा सा भी प्यार करते तो आज उसकी जगह तुम वहाँ पर पड़े होते। तुम और तुम्हारी फैमिली है ही ऐसी, तुम लोग मजबूरों का फायदा उठाते हो सिर्फ अपने फायदे के लिए। और यहाँ पर रंफा पैच को खूब खरी खोटी सुनाती है कि तभी वहाँ पर पैच के पापा और उसके चाचा भी आ जाते हैं। तो रंफा जैसे ही रोनाफी को देखती है उसे देखते ही वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो रोनाफी रंफा को शांत करता है और उसे अपने साथ घर जाने को कहता है। तो रंफा कहती है कौन सा घर, किसका घर? वो घर जहाँ से तुम लोगों ने मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। आज मेरी जो भी हालत वो सब सिर्फ तुम और तुम्हारे परिवार की वजह से। बचपन से तुम लोगों ने मुझे ये बताया कि मेरी शादी रोनाफी से होगी और तुम लोगों ने मुझसे वादा भी किया, तो मैंने बचपन से सिर्फ रोनाफी को ही अपने पति के रूप में देखा, उससे ही प्यार किया, लेकिन बाद में मुझे क्या मिला? धोखा और रुसवाई। इस आदमी ने मेरे सामने एक औरत को लाकर खड़ा कर दिया और ये दावा किया कि वो उससे प्यार करता है और मुझे अपनी बहन की तरह मानता है, ये जानते हुए कि बचपन से मैंने आज तक सिर्फ उसी से प्यार किया, लेकिन तुम लोगों को कभी भी मेरी परवाह नहीं रही। तुम लोगों को तो सिर्फ अपना ही प्यार दिखा, मेरा प्यार नहीं। और यहाँ पर रंफा उन लोगों पर अपनी सारी भड़ास निकालती है। तो वो लोग रंफा से माफी मांगते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दो रंफा, हमने अपने प्यार के चक्कर में तुम्हारे प्यार को कभी समझा ही नहीं। तो रंफा कहती है मैं जानती हूँ तुम लोग मुझसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवानी है ना। अगर तुम लोग चाहते हो कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हो तो मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो और अपने बेटे का हाथ मांगो, तभी मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारे बेटे के बारे में सोचूंगी। तो यहाँ पे रोनाफी और थाना अपने ईगो को साइड में रखकर अपने बच्चों की खुशियों के लिए रंफा के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रंफा की तबीयत ठीक नहीं है और अगर वो लोग रंफा के साथ सख्ती से पेश आए तो रंफा की तबीयत और खराब हो सकती है। तो यहाँ पर सारे लोग मिलकर रंफा से माफी मांगते हैं और रंफा सारे लोगों का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और सबको बताती है कि फा को होश आ चुका है। तो रंफा सीधे फा के पास जाती है और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर राहत महसूस करती है। तो यहाँ पर फा अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आपने कभी भी मेरे डैड से जरा सा भी प्यार किया है, क्योंकि बचपन से आज तक मैंने आपके मुंह से बस यही सुना है कि आपने रोनाफी से प्यार किया है, कभी मैंने आपके मुंह से ये नहीं सुना कि आप मेरे डैड से भी प्यार करती हैं। अगर आप मेरे डैड से प्यार नहीं करती तो इसका मतलब मैं आप दोनों की गलती हूँ, आप दोनों ने गलती से ही मुझे पैदा कर दिया। तो रंफा कहती है ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। लेकिन फा इस बार रंफा की एक बात भी नहीं सुनती और कहती है मॉम आपने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं शायद कभी भी आपको माफ ना कर पाऊँ। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और उन लोगों को बाहर जाने को कहते हैं। तो सारे लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं और फा अपनी फैमिली की वजह से खूब रोती है और इधर पैच जब फा को इतनी तकलीफ में देखता है तो उसे फा के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे रोनाफी रंफा के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और उसे एक नई लाइफ जीने की सलाह देता है। तो रंफा कहती है मैं एक नई लाइफ की शुरुआत करूँ तो करूँ किस लिए, मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। तो
रोनाफी कहता है ऐसा नहीं है, तुम्हारी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी बहुत परवाह करती है, एक बार उससे बात करके तो देखो। आगे रंभा अपनी बेटी के पास जाती है उसके दिल से सारी गलतफहमियां निकालने के लिए और कहती है तुमने मुझसे पूछा ना कि मैंने तुम्हारे पापा से कभी प्यार किया था क्या नहीं, तो मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने तुम्हारे पापा से प्यार किया था और जब मैंने तुम्हारे पापा को ये बात बतानी चाहिए तभी मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा को एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी की वजह से वो सिर्फ 1 साल ही जिएंगे। ये बात जब मुझे पता चली थी मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम्हारे पापा ने भी मुझे उसी तरह धोखा दिया जिस तरह उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, जिस वजह से मैं पागल हो गई। और जिस दिन तुम्हारे पापा की मौत हुई और तुमने मुझसे हेल्प मांगी तो मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी हेल्प से भी कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हारे पापा नहीं बचने वाले। लोग कहते हैं कि माँ बहुत ही स्ट्रांग होती है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है, लेकिन मैं बहुत कमजोर थी बेटा, जिस वजह से मैंने तुम्हारी लाइफ बद से बदतर बना दी। अगर तुम भी मुझसे इसी तरह नफरत करने लगोगी तो फिर मैं कैसे जीऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, भले मैं जताती नहीं लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें ही देख देख कर जीती हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी बेटा। जब वो अपनी मॉम के मुँह से ये सच्चाई सुनती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी मॉम उतनी भी गलत नहीं थी जितना वो उसे समझती थी। उसकी मॉम भी खुश रहना चाहती पर उनकी किस्मत में खुशी थी ही नहीं। और फाइनली यहाँ पर माँ बेटे की सारी गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को अपना लेते हैं। आगे पैच पूरी फैमिली के सामने रंफा से फा का हाथ मांगता है और उन्हें ये भी कहता है कि मैं फा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूरी जिंदगी उसे बहुत ही खुश रखूंगा, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। तो रंफा भी अपनी बेटी की खुशी की खातिर पैच को हाँ कर देती है। तो पैच बहुत ही खुश होता है कि फाइनली सारी फैमिली राजी हो गई उन दोनों के रिश्ते से। आगे पैच फा के पास जाता है तो फा पैच को देखकर रोने लगती है। तो पैच कहता है अब रोने के दिन गए, अब खुशियों के दिन आए हैं और मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम पास्ट की सारी बातें भूल जाओगी। और यहाँ पर ये दोनों फाइनली अपने सारे गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और फाइनली एक हो जाते हैं। आगे रंफा भी अपनी पूरी फैमिली से मिलती है और यहाँ पर सारे लोग एक दूसरे से मिलकर अपने सारे गिले शिकवे दूर करते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते हैं। इधर वीट और प्लोई के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के पेरेंट्स इन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज प्लान करते हैं और इन दोनों की एंगेजमेंट अपने सामने करवाते हैं। तो वीट यहाँ पर प्लोई को बहुत ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है और प्लोई भी हाँ कर देती है और इन दोनों की लव स्टोरी भी कंप्लीट हो जाती है। आगे सरात को उसके किए की सजा मिलती है और वो जेल चला जाता है और इधर पैच सिया को भी सबक सिखाता है और उनके सारे काले कारनामे सबके सामने लाता है और उसे कहीं का भी नहीं छोड़ता और पैच सबसे बदला लेता है जिसने भी फा के साथ इतना बुरा किया होता है। आगे रंफा की बीमारी का इलाज होने लगता है और वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। सारे लोगों को तो यही लगता है कि वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, पर ऐसा नहीं होता। वो अभी किसी बात को दिल पर लगाकर बैठी हुई होती है जिस वजह से वो नॉर्मल नहीं हो पा रही होती। और चैट ये सब नोटिस करता है और वो अपने पापा को भी बताता है। तो उसके पापा कहते हैं अगर रंफा रोनाफी की वजह से ऐसी नहीं हुई तो उसकी ऐसी हालत की वजह कौन है। कि तभी पैट को याद आता है कि रंफा दादी को बहुत ही मानती थी और वो उसे अपनी माँ की तरह पूछती, लेकिन दादी ने तब उसका साथ नहीं दिया जब रंफा को दादी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। शायद रंफा दादी की वजह से इस ट्रॉमे में चली गई है। तो सारी फैमिली मिलकर रंफा को दादी से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। तो रंफा दादी को देखकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करती और उनसे बात भी नहीं करती बल्कि उन पर अपना गुस्सा जाहिर करती है। तो यहाँ पर दादी भी रंफा को प्यार से समझाती है और उसे ये बताती है कि जब से वो इस घर से गई है उस दिन से आज तक वो भी खुश नहीं रही। वो हर रोज उसे याद करती है क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला था। और यहाँ पर दादी अपने प्यार से रंफा को इस तरह समझाती है कि रंफा के दिल से भी दादी के लिए सारे मैल निकल जाते हैं और रंफा भी दादी को माफ कर देती है और फाइनली इन दोनों का मिलन हो जाता है। इधर सारे लोग भी ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं। आगे सारे कजन की मीटअप होती है और यहाँ पर फारोनी से माफी भी मांगती है। तो रोनी कहता है कोई बात नहीं, अब तो आप मेरी भाभी हो गई हैं और हमारे बीच तो देवर भाभी का रिश्ता हो गया और देवर भाभी में तो ये सब चलता ही रहता है। आगे सारे कजन मिलकर उन दोनों के लिए एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करते हैं जहाँ पर पेच फा को प्रपोज कर देता है। तो फा भी पेच के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। आगे इन दोनों की शादी की बारी आती है तो ये दोनों अपनी शादी के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी होकर बाहर आते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।